सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्वार्टर फोर FY26 के रिजल्ट्स को किस वे से देखना है और किस तरह से उनका एनालिसिस करना है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑल्दो मैंने लाइक अराउंड 5 मिनट्स का वीडियो बनाया था, बट उस वीडियो बनाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। लॉजिक ये था कि लाइक जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आएंगे, इसके अंदर मतलब बहुत सारी कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था अपने बिजनेस का, उसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। एंड जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेसेज हैं, उनके गाइडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे सकता है। मैं ये रीज़न आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ रिसेंटली ही वेस्ट एशिया के अंदर जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से लाइक एलपीजी क्राइसिस आया है लाइक कुछ-कुछ जगह पे। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो लाइक कमर्शियल एलपीजी गैस जहाँ पे जाती थी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर, वहाँ पे देयर इज़ पॉसिबिलिटी गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे नहीं चला होगा। जिसकी वजह से देयर इज़ पॉसिबिलिटी उनके रेवेन्यू नंबर्स यहाँ पे अच्छे नहीं आएँगे। बट चलो ठीक है, यदि वन टाइम है तो एक बार देख लेंगे, बट यदि रिजल्ट के अंदर मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हमारा जो बिज़नेस इस इश्यू के कारण जो खराब हुआ है एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर जो FY27 का जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 आएगा, उसके अंदर भी हमारा बिज़नेस खराब होता रहेगा, तो उन कंपनीज़ के स्टॉक्स की यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। सो मेरा पॉइंट ये है कि जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आएंगे, उनको अच्छी तरह से देखना बहुत जरूरी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखना कि लाइक इस वॉर सिचुएशन के कारण जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, उसके कारण कौन कौन सी कंपनी के बिजनेस में परमानेंट इम्पैक्ट पड़ेगा एंड कौन कौन सी कंपनी के बिजनेस में बहुत ही मामूली से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा लाइक नॉर्मली पर्सपेक्टिव रहता है, लाइक जब से मैंने लाइक कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों को लाइक कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया है, हमारा एक फर्स्ट पर्सपेक्टिव रहता है कि हम लोग उन्हीं बिजनेसेस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं बिजनेसेस को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जिन कंपनीज के बिजनेस में, मतलब जिन कंपनीज का बिजनेस यू कैन से कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो लाइक रिटेल बिजनेस हो सकता है, हॉस्पिटल बिजनेस हो सकता है, हेल्थ केयर बिजनेस हो सकता है, बैंक्स और एनबीएफसी वाला बिजनेस होता है जो सिक्योर लैंडिंग करती हैं, राइट। सो और लाइक एफएमसीजी वाला बिजनेस हो सकता है, राइट, इस तरह से। तो माई पर्सपेक्टिव वाज कि लाइक जो कंज्यूमर बिजनेसेस होते हैं, उन पे इस तरह की सिचुएशन का सबसे कम इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज यदि किसी कंपनी का कोई बिजनेस स्पेसिफिकली कंज्यूमर सेगमेंट से आता है, मतलब इंडिया के कंज्यूमर सेगमेंट से आता है, इंडिया की पॉपुलेशन आप लोगों को पता ही है, लगभग 150-140 करोड़ लोगों के आसपास में है। तो यदि ऐसी वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो जो कंज्यूमर बिजनेसेस हैं और जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, उनके बिजनेस पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां पे आप ये कह सकते हो कि यदि गवर्नमेंट लेट से पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं जो कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करती हैं, उन कंपनीज के बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज पॉसिबिलिटी उन कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन होंगे वहां पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट उसी केस के अंदर जब आपका जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट, उस केस के अंदर उन कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन पे बेटा मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ सकता है। और डायरेक्टली जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस होता है, वहां पे थोड़ा बहुत खराबी देखी जा सकती है। बट अगेन वो लिंक्ड डायरेक्टली पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ाने पे। बट यदि गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाती है, लेट से नहीं बढ़ाती है, तो उस केस के अंदर ऐसे कंज्यूमर बिजनेसेस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट। सो आज वाले लाइव सेशन के अंदर लाइक जो क्वार्टर फोर के बिजनेस अपडेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, उनको भी मैं काफी सारी कंपनीज को डिस्कस करूंगा एंड साथ में जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं कवर करूंगा। तो अपन क्यूएनए सेशन पे रखेंगे। फर्स्टली लाइक अराउंड 20 मिनट के आसपास में, यू कैन से 15 से 20 मिनट के आसपास में जो कंपनीज के Q4 के अपडेट्स आए हैं मेजरली, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका वन बाय वन पिक करूंगा और लाइक उनका आंसर दूंगा आपकी क्वेरीज का, राइट। अगेन एज ए मैं डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, इस पूरे सेशन के दौरान लाइक मैं जिन भी कंपनीज का यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिन कंपनीज का नाम लेके उनके बिजनेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, उन कंपनीज का या फिर उन स्टॉक्स का एज मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं केवल आपको बिजनेस को कैसे रीड करना चाहिए, बिजनेस की जो अपडेट आई है, जो रिजल्ट आया है, उसको कैसे रीड करना चाहिए और वो बिजनेस सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से, यू कैन से एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से वो सच ऐसा कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं होंगी। तो यदि आपको लाइक यू कैन से उन स्टॉक्स में से कहीं आपको शॉर्टलिस्ट करना अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, तो आप अपनी खुद की रिसर्च करना, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करना और उसके बाद में ही डिसाइड करना कि उन कंपनीज में से या फिर उन स्टॉक्स को आपकी वॉच लिस्ट के अंदर आपको ऐड करना है या फिर नहीं करना है। सो ये जस्ट मेरी तरफ से डिस्क्लेमर था कि आज का जो भी लाइव सेशन हो रहा है, दैट इज ओनली फॉर लाइक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, उसमें ऐसा आप कोई डायरेक्टली स्टॉक रिकमेंडेशन उसको कंसिडर नहीं करोगे।
Again, I'm not a SEBI registered advisor, I'm not a SEBI registered research analyst, so I'm not authorized to tell you like stock recommendations. मैं केवल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपको समझाने के लिए, आपको एडुकेट करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ हो सके, आप लोग अपने खुद की इंडिविजुअल डिसीजन ले पाओगे कि कौन सी कंपनीज को आपकी आपकी खुद की वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है या फिर उनको रिजेक्ट करना है, राइट। एंड लाइक पूरा कंपनीज की बिजनेस अपडेट के साथ साथ में ही लाइक अपन जैसे क्यूएनए सेशन भी करेंगे, साथ में लाइक ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं यूएसए की तरफ से, लाइक यूएसए और इवन से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और लाइक आपका ईरान के जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में इवन से ट्विटर पे जो ट्विटर वॉर चल रहा है उसके क्या क्या लाइक रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं हमारा क्वार्टर 4 की बिजनेस अपडेट्स। तो मेजरली जिनकी क्वार्टर 4 की बिजनेस अपडेट्स आई हैं उनमें लाइक 3 से 4 तरह की कंपनीज हैं। फर्स्टली आपका जो लाइक रिटेल कंपनीज हैं, वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली, उनकी अपडेट्स आई हैं। सेकंड जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी अपडेट आई है। एंड लाइक आपका जो प्रॉपर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी अपडेट आई है। साथ में रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट से आपके सेंको गोल्ड की भी अपडेट आ गई है। एंड साथ में कुछ एनबीएफसीज की अपडेट आई है। तो मेजरली इन समरी में इन अपडेट्स को आज एज ए समरी व्यू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और तो जैसे इन सभी सेगमेंट वाली कंपनीज की जब अपडेट आ जाएंगी तो मैं सेगमेंट वाइज डिटेल में एनालिसिस करके अलग से उनके लाइव सेशंस करूंगा। लाइक मैंने मेरा लास्ट वीडियो के अंदर आपको अनाउंसमेंट के रूप में बताया था कि जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे या फिर जो बिजनेस अपडेट्स होंगी उनको मैं डेली लाइव सेशन करूंगा। लाइक यू कैन से मंडे टू फ्राइडे आपका यू कैन से इवनिंग में 9 बजे के आसपास होगा, यू कैन से 9 बजे के आसपास होगा। और जो आपके सैटरडे संडेज होंगे वहाँ पे डे टाइम में मे बी 1 बजे के आसपास या फिर 2 बजे के आसपास, और जो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे उसके बेसिस पे मैं लाइव सेशन वहाँ पे शेड्यूल कर लूंगा। बट आपके जो वर्किंग डेज होंगे उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब पे जाते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, वो मैं ये मान रहा हूँ कि वो लोग नॉर्मली यू कैन से 7:30 8 8 बजे तक फ्री हो जाते होंगे और अपने घर पे लेट से 8:30 और 8:45 तक पहुंच जाते होंगे। तो वो लोग इजीली 9 बजे से वो लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। और साथ में अपन उस लाइव सेशन के अंदर यू कैन से डेली का 20 मिनट के आसपास में जो भी फुल डे के अंदर जो भी रिजल्ट्स आए हैं या फिर क्वार्टर 4 के जो अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली यू कैन से आपका 10 15 20 मिनट के आसपास में जो भी आपकी क्वेरीज होगी क्यूएनए सेशन वो डेली अपन कर लेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा लॉजिक डेली लाइव सेशन करने के पीछे ये था कि जब कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर सारी कंपनीज कवर नहीं हो पाती हैं। जिन कंपनीज की जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज है, जिनका बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छे से हाई ग्रोथ कर रहा है, वो सारी कंपनीज कवर नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि डेली में जो इवनिंग में लाइव सेशन करूंगा तो उस डेट के दौरान शाम तक जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एक साथ कवर कर लूंगा, राइट। एंड उसके बाद में लाइक यू कैन से सारी कंपनीज जब कवर हो जाएंगी, लेट्स से किसी दिन 3 कंपनी का रिजल्ट आए, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज की ही बात करूंगा। लाइक जहाँ पे स्टैग्नेंट ग्रोथ है, नेगेटिव बिजनेस ग्रोथ है, उन बिजनेसेस की लाइक नॉर्मली मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी सेव द रिटेल इन्वेस्टर, उसके अंदर मैंने उन कंपनीज की बात करी थी जिनके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के अंदर भर भर के उन स्टॉक्स को खरीदते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के पर्सपेक्टिव से मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें लगभग 4 से 5 मैंने एपिसोड वहाँ पे लाइक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में डाले थे, तो आप उनको देख सकते हो, जहाँ पे आपको यू कैन से नेगेटिव बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनी से बचना है उसके पर्सपेक्टिव से, राइट। सो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया है कि अपकमिंग डेज के अंदर मैं डेली लाइव सेशन करूंगा अराउंड 9 बजे के आसपास में, और उसके अंदर जो पूरे पर्टिकुलर डे के अंदर जो सिचुएशंस क्रिएट हुई अपने लाइक इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से, एंड साथ में ही जो भी रिजल्ट्स नए अपडेट आए, नए रिजल्ट्स आए हैं उनको मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा, राइट। सो ये लाइक मैंने लास्ट मेरे वीडियोस के अंदर लास्ट वाले वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट करके आप लोगों को बता दिया था, जस्ट मैंने यहाँ पे रिपीट किया है ताकि आप लोग उसके लिए अलाइन रहो। यू कैन से मंडे टू फ्राइडे शाम को 9 बजे, और आपका लाइक वीकेंड्स पर यू कैन से सैटरडे संडे पर दिन में लाइक वो 12 बजे के आसपास होगा, 1 बजे के आसपास होगा, 2 बजे के आसपास होगा, बट जो भी टाइम होगा एक बार वो कमेंट सेक्शन में जो भी लाइक यू कैन से कमेंट्स आएंगे चैट्स में सुटेबल टाइम, और जो मेजोरिटी ऑफ लोग होंगे कहेंगे इस टाइम के बारे में, उसको अपन पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन का एजेंडा मैंने पहले सेट कर दिया था कि जो क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में लाइक करंटली जो वो सिचुएशन चल रही है दोनों देशों के पर्सपेक्टिव से, ईरान और लाइक यूएसए के पर्सपेक्टिव से, जो डोनाल्ड ट्रंप है मिस्टर अपना यूएसए प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से जो ट्विटर वॉर चल रहा है, ट्विटर पे काफी यू कैन से वार्निंग और धमकी भरे यू कैन से वो पोस्ट डाल रहे हैं आपके सोशल साइट्स पे, तो उनका भी एक बार अपन डिस्कशन कर लेंगे। लास्टली आपके जो क्वेरीज होंगे उनको अपन कवर करेंगे, ठीक है। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, अपन डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं उन सबका मैंने यहाँ पे अच्छे से मेरी डायरी के अंदर नोटबुक में सारा प्रॉपर प्लान बना रखा है मैंने कि कौन कौन सी कंपनी की किस तरह से बिजनेस से
डिलीवरी हुई है, ग्रॉथ डिलीवरी हुई है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस था, क्या गाइडेंस को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। काफी सारी कंपनीज हैं अलग अलग सेगमेंट की, काफी सारी कंपनीज के लाइक अपडेट्स आ गए थे। मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन थी तो मैं कवर नहीं कर पाया था, बट आज हम सारी कंपनीज को एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनीज के बारे में। तो मेजरली वी टू रिटेल का अपडेट आ गया है, तो अपन एक बार ये बात करके देखते हैं कि वी टू रिटेल की मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस होता है। वी टू रिटेल की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि FY26 के अंदर, मतलब मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उनका Q4 FY25 का जो फोन कॉल हुआ था उसके बाद की, कि हम लोग FY26 के अंदर अराउंड 50% से हमारा बिजनेस ग्रोथ करेंगे। स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से उनका गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर अराउंड 100 स्टोर ओपन करेंगे, बट जैसे उन लोगों ने 400 करोड़ रुपीस रेज करे थे QIP मेथड के द्वारा, उसके बाद में वी टू रिटेल के मैनेजमेंट ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस बढ़ा के 130 स्टोर के आसपास कर दिया था, स्पेसिफिकली FY26 के लिए, राइट। तो एक बार देखते हैं इनके क्या नंबर आए हैं। तो लाइक आप लोगों ने तो ऑलरेडी मे भी देखा नहीं देखा होगा, बट Q4 के अंदर Y-on-Y इस कंपनी ने यहाँ पे लगभग 59% से ग्रोथ करी है, स्पेसिफिकली मैं Q4 की बात कर रहा हूँ। एंड यदि बात करें FY25 से FY26 के अंदर Y-on-Y पूरे साल के अंदर कितने परसेंट से रेवेन्यू ग्रोथ किया है, दैट इज 61% के आसपास में। यू कैन से मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था अराउंड लाइक 50% से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। बात कर लेते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, ट्रिपल एसजी के पर्सपेक्टिव से। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 8 से 10% से ग्रोथ करने का, एंड जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है Q4 के अंदर, दैट इज समथिंग 7.7% के आसपास में डिलीवरी हुई है। और यदि बात करें फुल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो वी टू रिटेल का फुल ईयर का जो ट्रिपल एसजी का नंबर आया FY26 का, दैट इज अराउंड 8.5% के आसपास में। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है लगभग 8 से 10% से ट्रिपल एसजी डिलीवर करने का, वो यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दिया है। बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो उनका जो रिवाइज्ड गाइडेंस था लाइक QIP के द्वारा फंड रेज करने के बाद में अराउंड 130 स्टोर के आसपास में, तो FY26 के अंदर वी टू रिटेल ने लगभग 136 के आसपास स्टोर यहाँ पे नए लॉन्च करे हैं। मतलब FY25 कंप्लीट होने के बाद में वी टू रिटेल के स्टोर काउंट था लगभग 190 के आसपास में, एंड अभी FY26 कंप्लीट होने के बाद में वी टू रिटेल का स्टोर काउंट हो गया 325। मतलब Y-on-Y इनका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 70% के आसपास में है। मतलब वी टू रिटेल ने, मतलब जितना इनका स्टोर था FY25 तक, जब से कंपनी स्टेब्लिश हुई थी वी टू रिटेल, तब से लेके FY25 तक इनके लगभग 190 स्टोर थे, जबकि लास्ट के 1 साल के अंदर वी टू रिटेल ने 136 स्टोर यहाँ पे नए लॉन्च कर दिए हैं। मतलब 1 साल के अंदर रैपिड हाइपर एक्सपेंशन वाली ग्रोथ इन लोगों ने दिखाई है। और मैनेजमेंट का स्टिल गाइडेंस यही है कि लोग लाइक FY27 के अंदर कि हम लोग अराउंड 150 से 180 के आसपास में स्टोर यहाँ पे नए लॉन्च करेंगे। मतलब FY27 के एंड तक वी टू रिटेल के देयर इज पॉसिबिलिटी अराउंड 500 के आसपास में स्टोर हो सकते हैं। मतलब FY25 तक वी टू रिटेल ने 190 स्टोर बनाए, और अगले 2 साल के अंदर वी टू रिटेल यहाँ पे लगभग 310 नए स्टोर लॉन्च कर देगा। मतलब जो मेहनत करी पिछले 15-16 साल में, उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर यहाँ पे डिलीवर कर देंगे, राइट। सो ये बात करी वी टू रिटेल की। अब जैसे कुछ क्वेरी आई है सेंको कोड के बारे में, हम अपन कवर करेंगे, आप चिंता मत करो, सारी कंपनीज को कवर करूंगा। मैंने पूरा यहाँ पे नोट डाउन में सारी चीज लिखी हुई है। सेगमेंट वाइज चलते हैं। अभी वैल्यू फैशन रिटेल की बात करते हैं, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, देन अपन रिटेल ज्वेलरी की बात कर लेंगे, देन एनबीएफसीज की बात कर लेंगे, देन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात कर लेंगे। अपन सारे सेगमेंट वाइज कवर करेंगे। तो अपन बेटर है कि अपन एक जो पाथवे सेट किया मैंने सेशन का, उसके अकॉर्डिंग चलें। बीच में यदि ऐसे अपन करेंगे तो फिर वो देयर इज पॉसिबिलिटी कुछ कंपनी यहाँ पे मिस हो सकती है। तो मैं कवर करूंगा, सारी कंपनीज कवर करूंगा, और जो आपकी लाइक क्वेरीज भी आई हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं, उनको भी मैं पूरा कवर करूंगा, राइट। बिकॉज लास्ट के 3-4 दिन के अंदर लाइक मेरी हेल्थ थोड़ा डाउन थी, एंड लाइक काफी सारी कंपनीज के अपडेट आए तो मैं कवर कर नहीं पाया था, उनको आज मैं अच्छे से यहाँ पे सेशन के अंदर कवर करूंगा। आपके Q&A सेशन भी यहाँ पे कवर करूंगा, राइट। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं बजाज सेल के बारे में। तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में बजाज सेल लगभग 214 के आसपास में स्टोर थे। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड लाइक 40 से 50 के आसपास स्टोर लॉन्च करेंगे FY26 के अंदर। बात करते हैं स्पेसिफिकली, फर्स्टली बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। तो FY26 के अंदर बजाज सेल ने यहाँ पे 49 नए स्टोर लॉन्च करे हैं, एंड करंटली जो उनका स्टोर काउंट हो गया है FY26 के बाद में लगभग 263 के आसपास हो गया है। एंड लाइक FY27, FY28, FY29 के लिए बजाज सेल ने यहाँ पे जो नया गाइडेंस दिया स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से कि हम लोग हर एक साल में लगभग 60 से 80, 60 to 80 स्टोर यहाँ पे नए लॉन्च करेंगे। मतलब 263 के बेस पे इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ गाइडेंस है लगभग 25 से 30% के आसपास में है। जबकि FY25 से FY26 के अंदर, मतलब FY25 से FY26 के अंदर 1 साल के अंदर इन लोगों ने इनका स्टोर काउंट बढ़ाया 214 से 263 हुआ, मतलब लगभग 22% के आसपास में इनका स्टोर एक्सपेंशन हुआ है।
जबकि एफआई 27 के लिए, एफआई 28 29 के लिए इन लोगों ने गाइडेंस दिया लगभग 25 से 30% से अपना स्टोर एक्सपेंशन करने का। उसके पीछे लॉजिक भी है। रिसेंट में ही बजाज सेल ने यहाँ पे फंड रेज किया है क्यूपिड लिमिटेड से, लगभग उनसे 330 करोड़ के आसपास का फंड रेज किया है। उस फंड जो रेज किया उससे जो अमाउंट आएगा उसमें से कुछ अमाउंट वो लोग डेट रिपेमेंट में करेंगे, कुछ अपना वेयर हाउसिंग और टेक्नोलॉजी पे खर्च करेंगे, और बाकी का बचा हुआ अमाउंट है वो लाइक स्टोर एक्सपेंशन पे खर्च करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी खासी स्टोर एक्सपेंशन की स्पीड पकड़ी जा सकती है बजाज सेल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एफआई 25 से एफआई 26 के कंपैरिजन में क्या डिलीवरी हुई है। लाइक एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर होल ईयर के अंदर लगभग 37% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। एंड आपका लाइक क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर स्पेसिफिकली इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुआ है लगभग 35% के आसपास में डिलीवर हुआ है। सो पॉइंट इज लाइक मतलब बजाज सेल की मैनेजमेंट ने जो शुरुआत में गाइडेंस दिया था एफआई 26 के लिए कि हम लोग अराउंड 20 से 25% से ग्रोथ करेंगे, उस गाइडेंस को रिवाइज कर दिया था क्वार्टर 2 की कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग अब इस गाइडेंस को बढ़ा के 25 से 30% से अचीव करेंगे एफआई 26 के अंदर। देन क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने गाइडेंस को बढ़ा के 30 से 35% कर दिया था। मतलब हर एक क्वार्टर के अंदर बजाज सेल की मैनेजमेंट यहाँ पे अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है उसको बढ़ा रही थी, एंड एक्चुअल में डिलीवर भी किया। लाइक 37% की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी बात होती है, जबकि शुरुआत में गाइडेंस था लगभग 20 से 25% के बेस में रेवेन्यू ग्रोथ को डिलीवर करने का। बट हाँ, लाइक साथ साथ में इन लोगों ने अच्छे से अपना रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज किया, गाइडेंस इंक्रीज करते गए हैं और अच्छे से उसको डिलीवर भी किया है। बात कर लेते हैं ट्रिपल एस के नंबर के बारे में, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो बजाज सेल की मैनेजमेंट की तरफ से जो ट्रिपल एस का गाइडेंस होता है लगभग 6 से 7% के आसपास में होता है, जबकि लोगों ने एक्चुअल डिलीवरी किया है वो मैं बताता हूं आपको 3% का डिलीवर किया है। मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इनका यहाँ पे अच्छे से डिलीवरी नहीं हुआ है। उसके पीछे लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया है कि ये लोग क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन करते हैं। मतलब लेट्स से मेजरली का बिजनेस आपको पता है ईस्ट इंडिया से आता है, उड़ीसा और लाइक असम से आता है, और यू कैन से वेस्ट बंगाल में इनका बिजनेस होता है, मेजरली ईस्ट इंडिया के अंदर होता है। तो इनका क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन का स्ट्रेटजी क्या था, लेट्स से एक टाउन है, जैसे सपोज करो मेरा ही घर है, उसके लगभग 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे इनका बजाज सेल का स्टोर हुआ करता था, और इन लोगों ने क्या किया सेम क्लस्टर के अंदर थोड़ा और पेनिट्रेशन किया कि नया स्टोर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी खोल दिया। तो मतलब मैं फिर 4 किलोमीटर दूर क्यों जाऊंगा, मैं 1 किलोमीटर वाले स्टोर पर चला जाऊंगा, जिसकी वजह से इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। ये मैनेजमेंट ने क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर बताया था। तो ठीक है, ये लॉजिकली दिखाई भी देता है, बिकॉज जब मेरे घर के 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे नया स्टोर ओपन हो गया तो मैं 4 से 5 किलोमीटर दूर क्यों ही जाऊंगा, राइट। सो दैट इज यू कैन से इनका सेंस ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे डाउन गया है। जबकि जो V2 रिटेल है वो यहाँ पे यू कैन से पैन इंडिया प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोर्स यहाँ पे ओपन करेंगे, एंड लाइक उनको हम लोग यहाँ पे फिर यू कैन से प्रॉफिटेबल बनाएंगे, फिर हम लोग नए सिटीज के अंदर जाकर लॉन्च करेंगे। मतलब वहाँ पे क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन उतना नहीं है, जबकि बजाज सेल वाले केस के अंदर क्लस्टर बेस्ड यहाँ पे एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। तो ये हमने डिस्कस किया बजाज सेल के बारे में। अब हम लोग थर्डली बात करते हैं वीमार्ट के बारे में। तो वीमार्ट ने यहाँ पे वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर 24% से अपना रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ डिलीवर किया है। स्पेसिफिकली बात करें एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर वाई ऑन वाई लगभग 16% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। मतलब कि वीमार्ट है ना, वीमार्ट ने क्या किया है, मतलब इनका एसेट्स को स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, बट क्वार्टर 4 के अंदर थोड़ा डिलीवरी अच्छी हुई है, बट जबकि होल ईयर के अंदर इनकी डिलीवरी यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो मेजरली यू कैन से वैल्यूएशन सेगमेंट के अंदर तीन कंपनीज के यहाँ पे लाइक बिजनेस अपडेट्स आए क्वार्टर 4 के, वीमार्ट के, बजाज स्टाइल के और V2 रिटेल के। एक बार समराइज कर लें, V2 रिटेल लाइक अराउंड यू कैन से वाई ऑन वाई 60% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ, बजाज स्टाइल वाई ऑन वाई लगभग 37% से बिजनेस ग्रोथ, वीमार्ट यहाँ पे लगभग 16% के आसपास में बिजनेस ग्रोथ। तो ये तीनों को देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट से किसने अपना बिजनेस ग्रोथ किया, V2 रिटेल ने। एंड यदि बात करें एफआई 27 के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो एफआई 27 के लिए भी V2 रिटेल के यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस अपने रेवेन्यू को लगभग 45 से 50% से ग्रोथ करने का। सो एज ए बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन तीनों के अंदर यहाँ पे V2 रिटेल इस रेस के अंदर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन मैंने यहाँ पे जस्ट जो आपको शेयर किया है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। प्लीज इसको एज ए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मत लेना, आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद की ड्यू डिलिजेंस करना, और जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर या पोर्टफोलियो के अंदर शॉर्टलिस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो ये हमने डिस्कस किया वैल्यूएशन सेगमेंट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में, राइट। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो इशू चल रहा था लास्ट के लगभग 1.5-2 साल से, वो लाइक वापस अभी सोल्व होता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू कैन से क्यू बेसिस पे इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही थी। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने साथ में जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पे क्यू बेसिस पे जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला लोन बुक है उसको भी यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था।
ऑल्दो यू कैन से सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे एक टारगेट था कि हम लोग हमारी टोटल लोन बुक के अंदर माइक्रो फाइनेंस वाली जो लोन बुक है उसको यहाँ पे कम से कम रखें, जिसकी वजह से उनको ऐसे साइक्लिकल एनपीए वाले ट्रेंड से ना गुजरना पड़े। तो यू कैन से दी सारे स्मॉल फाइनेंस के अंदर बैंक के अंदर देखें तो लाइक आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी यू कैन से जो सिक्योर्ड लेंडिंग वाला सेगमेंट है टोटल लोन बुक के अंदर ऑलरेडी लाइक 90% के आसपास चला गया था। सेम आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में था कि उनका सिक्योर्ड लेंडिंग वाला जो आपका टोटल बुक में परसेंटेज है लगभग आपका मोर देन 90% हो गया था। तो बाकी की जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, भले आप बात कर लो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की, भले आप बात करो उत्कर्ष की, उज्जीवन की या फिर आपका सूर्योदय की, सब यहाँ पे टारगेट कर रहे थे कि हम लोग हमारी लोन बुक के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे सिक्योर्ड वाले लेंडिंग वाले सेगमेंट को कैसे इंक्रीज करें, राइट। सो पॉइंट इज लाइक सारे बैंक्स उस पे फोकस कर रहे थे कि हम लोग सिक्योर्ड लेंडिंग पे यहाँ पे शिफ्ट मैक्सिमम हमारे बुक उसको डायरेक्टली सिक्योर्ड लेंडिंग से यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पॉइंट इज जैसे ही सिक्योर्ड लेंडिंग करेंगे तो वहां पे इनका जो लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला पार्ट है वो यहाँ पे कम इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उस लोन पे इनको कम यील्ड मिलेगी। कम यील्ड का मतलब जी कम यील्ड मिले, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस वाले के अंदर लगभग 23-25% के आसपास में यील्ड चार्ज करते हैं लोग, बिकॉज जो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला लोन होता है। तो जैसे सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक सिक्योर्ड लेंडिंग करेंगे तो इनका जो यू कैन से जो ओवरऑल यील्ड है टोटल लोन बुक पे वो घट जाएगा, बिकॉज सिक्योर्ड लेंडिंग पे कम यील्ड मिलता है, माइक्रो फाइनेंस पे ज्यादा यील्ड मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी आपका यू कैन से श्रिंक देखने को मिलेगा। और जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरेगा तो इनका यू कैन से आपका जो लोन बुक तो ग्रोथ करेगा, बट उनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट होगी यू कैन से प्रॉफिट की ग्रोथ रेट उस रेट से अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा इनके जो रिटर्न रेशियोज होंगे वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्टफुल देखा जाएगा। सो इंटेंट माय पॉइंट इज लाइक कहने का मीनिंग ये है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन सब ने अपना कंप्लीटली सिक्योर्ड लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी इनकी लोन बुक तो ग्रोथ हो बट इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे वो घटते रहेंगे, जिससे इनके रिटर्न रेशियोज पे इंपैक्ट आएगा, राइट। अब एक बार ऑनलाइन बात करते हैं लाइक कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस रेट से अपनी लोन बुक में यहाँ पे ग्रोथ कराया है। तो फर्स्टली बात कर लेता हूँ उज्जीवन के बारे में। उज्जीवन के लोन बुक यहाँ पे लगभग 26% से ग्रोथ हुई है, वाईओवाई पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। साथ में जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर भी इन लोगों ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। सेकंड बात करता हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो एयू बैंक ने अपने लोन बुक वाईओवाई लगभग 21% से ग्रोथ कराई है, एंड साथ में इनके भी यहाँ पे यू कैन से इनकी तो ऑलरेडी लाइक मोर देन 90% बुक सिक्योर्ड लैंडिंग वाली बुक है, तो ऐसे इनको उतना उस पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने जो लोन बुक उसको भी यहाँ पे 21% से ग्रोथ कराया वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर, वो भी अच्छी बात है। ऑल्दो इक्विटास ने यहाँ पे अपने जो माइक्रो फाइनेंस लोन बुक उसको ज्यादा रेट से ग्रोथ कराया है, मतलब पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर मेरे को इक्विटास बैंक ऐसा लगा, ऐसा दिखाई दिया जो यहाँ पे अपनी अनसिक्योर्ड लेंडिंग को वापस इंक्रीज कर रहा है, मतलब 91% तक चला गया था क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट अभी वापस ये अपने अनसिक्योर्ड लेंडिंग की जो बुक है उसको ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी करंट क्वार्टर के बाद में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन वापस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, जबकि बाकी के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उज्जीवन है, सूर्योदय है, उत्कर्ष है, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे हो सकता है घटते हुए दिखाई देंगे, जबकि इक्विटास वाले केस के अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे स्टेबल तो है ही है, साथ में हो सकता है इंप्रूवमेंट करता हुआ दिखाई दे, बिकॉज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है, जो उनकी बुक 91% चलेगी थी सिक्योर्ड वाली उसको घटा के लाइक अभी आई थिंक 89-88 के आसपास ले आए। अनुभव देखना पड़ेगा कि अब कमिंग क्वार्टर्स के अंदर यदि ये फिर से ज्यादा फोकस करते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर तो इनकी जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक बढ़ सकती है, तो वहां पे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज कर जाएंगे। बट अगेन मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है लाइक यू कैन से माइक्रो फाइनेंस को लेके थोड़ा बिजनेस साइकिल होता है, जब साइकिल अच्छा होता है तो अच्छे से परफॉर्म करता है, जब साइकिल खराब हो जाता है तो एसेट क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है और बैंक्स को यहाँ पे बहुत बड़े एनपीएस बुक करने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अपन जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ऐसे कोई बिजनेस अपडेट नहीं आया है, बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन बुक वाई ऑन वाई नेगेटिव ग्रोथ हुई है, मतलब डी ग्रोथ हुई है, मतलब यहाँ पे लाइक यू कैन से आपने देखा होगा लास्ट के कुछ क्वार्टर से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे स्ट्रगल किया जा रहा है अपनी लोन बुक को ग्रोथ कराने में, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस वाला इश्यू अभी तक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर अभी उतना सोल्व नहीं हुआ है, जबकि जो बाकी की स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके अंदर माइक्रो फाइनेंस वाला यहाँ पे इश्यू था वो ऐसा सोल्व होता हुआ दिखाई दिया था क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर, बट अभी भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर वो इश्यू मेरे को यहाँ पे उतना सोल्व होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, बिकॉज इनकी जो लोन बुक है वो यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ ही नहीं करी है, नेगेटिव ग्रोथ करी है, और जो मैक्सिमम ग्रोथ आई वो सिक्योर्ड लेंडिंग वाले सेगमेंट के अंदर आई है। तो ये वाला पर्सपेक्टिव है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एक और बैंक बचता है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी लोन बुक यहाँ पे वाई लगभग 29% से ग्रोथ हुई है, और माइक्रो फाइनेंस वाले पर्सपेक्टिव से भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे
चीजें अपवर्ड ट्रेंड के अंदर वापस इंप्रूवमेंट स्टेज के अंदर आ गई थी और यहाँ पे अच्छे से लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कराया है। एक और बात कर लेते हैं, आपका एक और बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 20 से 21% के आसपास में ग्रोथ हुई भाई उन्होंने। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसकी लोन बुक यहाँ पे वायर में ग्रोथ नहीं हुई है, जबकि जो बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी लोन बुक यहाँ पे अराउंड 20% है, उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। यदि बात करें सबसे हाईएस्ट रेट से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन बुक ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम यहाँ पे आता है। एंड सबसे अच्छी बात और शेयर करिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे कि जो इनका क्रेडिट गारंटी जो स्कीम होती है उसके तहत जो नए लोन डिस्बर्स कर रहे हैं या फिर यू कैन से जो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में जितने भी लोन है उसका लगभग 98% पार्ट उस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। मतलब यदि इनको कुछ एनपीके इश्यू देखने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर, तो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके तहत इनको वहां पे अपना यू कैन से जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो यहाँ पे यू कैन से अराउंड 75-80% के आसपास मिलता है उस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, वो इनको मिल सकता है। तो सबसे अच्छा फायदा मतलब यू कैन से मतलब ऑल्दो उस इंश्योरेंस के लिए वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कुछ प्रीमियम चुकाना पड़ता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, वो यहाँ पे करना पड़ता है। बट मतलब कभी दिक्कत आई, साइकिल ऊपर नीचे हुआ इस तरह का माइक्रो फाइनेंस वाला, तो उस टाइम पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे एक बेटर पोजीशन पे होगा, बिकॉज वहाँ पे उस स्कीम के तहत इनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ परसेंटेज 75-80% इनको मिल जाएगा, राइट। तो यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हमने समराइज किया, सबसे हाईएस्ट रेट से लोन बुक ग्रोथ हुई है लगभग आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और सेकंड नंबर पे आपका उज्जीवन आता है, उज्जीवन बैंक आता है जिसकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 26% से ग्रोथ हुई है। उज्जीवन वाले केस के अंदर यहाँ पे इनका वही टारगेट है कि सिक्योर्ड लैंडिंग वाली बुक बढ़ा है। सूर्योदय वाले पर्सपेक्टिव से भी यही टारगेट है उनकी मैनेजमेंट का कि वो लोग अपना जो सिक्योर्ड लैंडिंग वाली बुक है उसको यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, राइट। सो अगेन मैं वही समराइज करूंगा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जो लोग अपना यू कैन से सिक्योर लैंडिंग वाला परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं टोटल लोन बुक के अंदर, उनकी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको घटता भी दिखाई देंगे। इक्विटास वाले केस के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे अपकमिंग क्वार्टर से थोड़ा इंप्रूवमेंट वाले फेज के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया लाइक यू कैन से स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले सेगमेंट के बारे में। इसके अंदर लाइक ऑल्दो मैंने लाइक डिपॉजिट बुक की ग्रोथ क्या है, कासा रेशियो को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, मैं समराइज में आपको बता ही देता हूं। उज्जीवन का जो डिपॉजिट बुक है लगभग 21% से ग्रोथ किया है। एयू बैंक का डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 23% से ग्रोथ किया है, और इक्विटास का जो डिपॉजिट बुक है लगभग 8% से ग्रोथ किया है। मतलब इनका डिपॉजिट बुक यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है। और बात करें उत्कर्ष की, तो उनका डिपॉजिट बुक तो 0.4% से, मतलब ऐसे कोई ग्रोथ नहीं आई है। और सूर्योदय की बात करें तो उनका डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 32% से ग्रोथ किया है। और यदि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनका डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ किया है। तो डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके अंदर सूर्योदय यहाँ पे नंबर 1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर 4 FY26 के बिजनेस अपडेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो जस्ट मैंने जो नंबर शेयर करें आपके क्वार्टर 4 FY26 के जो बिजनेस अपडेट है वो वाले शेयर करें। तो ऐसे यहाँ पे एक क्वार्टर को देख के हम लोग ये नहीं मान सकते कि कौन सा बिजनेस यहाँ पे, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ करा रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। अगेन लाइक जो मैंने यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नाम लिए आपके साथ में लाइक आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, अगेन ऐसा कोई मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, लाइक ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, लाइक मैं क्या कंसिडर करता हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेगमेंट के बारे में। तो ऐसा इसको कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस मत समझना, आप लोगों ने खुद की ड्यू डिलिजेंस करना, खुद की रिसर्च करना, और उसके बाद ही आप अपना खुद का डिसीजन लेना कि आपको इन बैंक्स को आपकी वॉचलिस्ट में शॉर्टलिस्ट करना है या फिर नहीं करना, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइक आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइक दो ही बैंक है छोटे वाले जिनकी बिजनेस अपडेट आई है और कुछ बड़े बैंक्स की बिजनेस अपडेट आई है, तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर फर्स्टली बात करते हैं सीएसबी बैंक के बारे में। तो सीएसबी बैंक एक ऐसा बैंक रहा है जिसने थ्रू आउट द FY26 थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ किया है। क्वार्टर 4 FY26 के अंदर सीएसबी बैंक ने अपने लोन बुक को यहाँ पे लगभग 27% से ग्रोथ किया है, और जो बाकी के क्वार्टर्स थे उनके अंदर भी लगभग 29% के आसपास में लोन बुक को यहाँ पे ग्रोथ किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि सीएसबी बैंक की जो मेजॉरिटी ऑफ लोन बुक है अराउंड यू कैन से 45 to 50% के आसपास में लोन बुक है, वो गोल्ड लोन से बिलोंग करती है। एंड जैसे आप लोगों को पता होगा कि लास्ट के 1-1.5 साल के अंदर गोल्ड के प्राइसेस कितने ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लेट कर गए हैं, जिसकी वजह से सीएसबी बैंक की जो गोल्ड लोन की बुक है यहाँ पे लगभग 45-50% के आसपास में ग्रोथ करती हुई दिखाई दी है हर एक क्वार्टर के अंदर FY26 के। एंड यही सबसे बड़ा रीजन रहा है कि सीएसबी बैंक की जो लोन बुक है, ओवरऑल लोन बुक है, वो यहाँ पे लगभग 27-28-29% के आसपास में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। एंड करंटली तो सीएसबी बैंक ने भी बताया कि इनका जो टोटल लोन बुक के अंदर गोल्ड लोन की जो बुक है वहाँ पे लगभग 50% के आसपास में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जैसे आप हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस के अंदर सीएसबी बैंक के बारे में कि इन लोगों ने अच्छा खासा अपना टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया है, एंड साथ में इन लोगों ने अच्छा खासा अपना यूजर से ब्रांच एक्सपेंशन किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट है
उन लोगों ने अगर इनकी चली गई है, तो इनका जो ओपेक्स टू एयूएम रेशियो है, यू कैन से वो इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा एफआई 27 से। तो देयर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर 1 एफआई 27, क्वार्टर 2 एफआई 27 के बाद में सीएससी बैंक को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो सकता है। बट अगेन उस टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि इनकी जो ओवरऑल लोन बुक है वो किस रेट से ग्रो होती दिखाई देगी। रीजन बीइंग जो गोल्ड प्राइसेस इन्फ्लेट हुई है उस पे यहाँ पे थोड़ी लगाम लगी है और वो थोड़ा कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ है पिछले लगभग यू कैन से 1 डेढ़ महीने के आसपास से। जो पीक किया था गोल्ड का प्राइस लगभग 1,65,000 1,70,000 के आसपास में, उससे तो गिर के लगभग अभी 1,45,000 1,50,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सो एक बार वो देखना पड़ेगा जब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं, क्या उस केस के अंदर भी सीएसबी बैंक यहाँ पे अपने लोन बुक को मोर देन 20-25% के आसपास से ग्रोथ करा पाता है या फिर नहीं करा पाता है। बिकॉज लास्ट वाले कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बताया कि जो उनका लाइक एमएसएमई लेंडिंग वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर कुछ एसेट क्वालिटी का एक दिक्कत देखने को मिला है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी लाइक मैनेजमेंट ऑल्दो यहाँ पे गाइड किया था कि क्वार्टर 4 एफआई 26 से हमारा जो कंसर्न है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक बार देखना पड़ेगा कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर इनका जो लाइक एसेट क्वालिटी का जो इशू आया था एमएसएमई लेंडिंग को लेके स्पेसिफिकली वो यहाँ पे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। यदि वो सोल्व नहीं हुआ तब तो यहाँ पे देयर इज पॉसिबिलिटी गोल्ड लोन के सेगमेंट के अलावा जो लोन बुक है उसके अंदर कम ग्रोथ दिखाई दे। बट यदि सोल्व हो गया है देन देयर इज पॉसिबिलिटी यहाँ पे अच्छे खासे लोन बुक के अंदर ग्रोथ करा सकते हैं एफआई 27 के अंदर। स्पेसिफिकली बात करूँ सीएसबी बैंक के बारे में। बात कर लेते हैं कि यू कैन से डिपॉजिट बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो सीएसबी बैंक का डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 20% के आसपास से ग्रोथ किया है। बात कर लेते हैं कासा रेशियो के पर्सपेक्टिव से। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जब हमने बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस किया था कि सीएसबी बैंक का जो कासा रेशियो लगभग यहाँ पे 20-21-22% के आसपास में और वही यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। सेकंड बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो इसकी लोन बुक यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर वाई लगभग 20% से ग्रोथ हुई है। बात करें डिपॉजिट बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे लगभग 17% से ग्रोथ हुई है। एंड बात करें कासा रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक केवल एक ऐसा बैंक है जिसका कासा बुक लगभग 50 मतलब इसका कासा रेशियो लगभग 50% के आसपास में है। मतलब कासा रेशियो के पर्सपेक्टिव से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे टॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में हुई है। बट एक बार ये देखना पड़ेगा जैसे रिसेंट में स्कैम हुआ था इनकी चंडीगढ़ ब्रांच में लगभग 570 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला कि जो स्कैम हुआ उसको कंप्लीट हम लोग क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर उसको लाइक एनपीए बुक कर देंगे, उसको लाइक यूं से क्लीन कर देंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि वो होने के बाद में बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग प्रॉफिट ही रिपोर्ट करेंगे, भले ही कुछ ही करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट करो, भले ही 20-30-40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट करो, बट क्वार्टर 4 के अंदर भी हम लोग प्रॉफिट ही रिपोर्ट करेंगे। बिकॉज इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला इशू था वो सोल्व हो गया था, लेकिन क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 से इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन बुक थी उसके अंदर एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गई थी। बट क्वार्टर 4 के अंदर एक बार देखना पड़ेगा कि इनका जो एसेट क्वालिटी है वो खराब होगा। बट देयर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर 1 एफआई 27 से बड़ी देखना पड़ेगा कि एफआई 27 के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह से आउटलुक देती है अपने लोन बुक को ग्रोथ कराने को लेके। तो वो वाला पर्सपेक्टिव एक बार देखना पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में अपने दो ही बैंक्स के यहाँ पे क्वार्टर 4 के अपडेट आए हैं। मैं छोटे बैंक्स की बात कर रहा हूँ, सीएसबी बैंक का और आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। एक बड़े बैंक की बात कर लेते हैं, सॉरी 2 बड़े बैंक की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक की और कोटक महिंद्रा बैंक की। ऑल्दो मैंने इनको ऐसे उतना कभी डीपली डिस्कस नहीं किया है, बट अभी देखो ना यार, एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 4 के अंदर अपनी लोन बुक में यहाँ पे केवल 10% से ग्रोथ कर रहा है। मतलब यू कैन से यार इतना बड़ा बैंक है, यू कैन से इतना बड़ा हाथी हो गया है, इतना बड़ा एक ऊंट हो गया है, बट हमसे चल नहीं पा रहा है। लाइक टाइम था लाइक यू कैन से 2018-2019 तक एचडीएफसी बैंक अपने लोन बुक में यहाँ पे लगभग 20-22-24% ग्रोथ कराता था और उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था, लगभग 4 से 5 के प्राइस टू रेशियो पर ट्रेड करता था। बट लास्ट के लगभग जब से इनका मर्जर हुआ एचडीएफसी के लिमिटेड के साथ में एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद से इनका जो सीडी रेशियो वाला दिक्कत आया, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वाला इनका दिक्कत आया है। उसके बाद से एचडीएफसी बैंक की जो लोन बुक है वो लगभग 8, 9, 10, 11, 12% के आसपास में ग्रोथ होती दिखाई दी। मतलब ऐसा यू कैन से जो बिजनेस ग्रोथ हमें चाहिए किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से, लाइक हमारा जो एक फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि हम लोग उन्हीं कंपनीज को यू कैन से शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे हमारी वॉच लिस्ट के अंदर जिनकी बिजनेस की ग्रोथ वाई ऑन वाई एटलीस्ट 20% है उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। इसके पीछे हमेशा मैं रीजन ये देता हूं कि हम लोग यदि डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो स्टॉक्स की जो डेली वॉलेटिलिटी होती है उसको झेलना पड़ता है। उससे बेसिकली हर किसी इंसान का दिलेट से भी जो करंट सिचुएशन आई उसके अंदर सभी लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है। तो ऑब्वियसली जब इनका आपका रियल आपका हार्ड अर्न मनी है वो डाउन आता है तो ऑब्वियसली आपको लाइक यूं से स्ट्रेस आएगा, टेंशन होगी। तो मेरा कहने का मीनिंग ये होता है कि हम लोग यदि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना पैनिक मतलब पैनिक क्या इतना दिक्कत होती है, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वही कंपनीज होनी चाहिए जिनके बिजनेस की ग्रोथ एटलीस्ट 20% उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। बिकॉज जैसे ही मार्केट वापस सही होगा
तो सबसे पहले वही कंपनीज दौड़ना स्टार्ट करेंगे जिनका बिजनेस यहाँ पे अच्छे रेट से डिलीवर हो रहा है, एटलीस्ट 20% से ज्यादा रेट से बिजनेस उनका ग्रोथ हो रहा है। और उन्हीं कंपनीज के अंदर पॉसिबिलिटी रहेगी कि नेक्स्ट लगभग 2-3 साल के अंदर वो अपनी मार्केट कैप यहाँ पे डबल कर सकती है। तो मेरा हमेशा लॉजिक ये रहता है कि यदि हम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके, तो वही कंपनीज पिक करो जिनके बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20% से ज्यादा रेट से हो रही हो। बिकॉज हमें नहीं पता कि हमने कोई ऐसी कंपनीज पिक कर ली जिनके बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है और उनका स्टॉक लेट से 40-50% डाउन है। अरे जब बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी तो वो स्टॉक वापस ऊपर क्यों जाएगा? मेरे को तो एक रीजन बता दो आप। अरे यही चीज मैंने डिस्कस करी है सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज वाले जो वीडियोस मैंने अपलोड करे थे दिसंबर महीने के अंदर, उनमें आप जाके देख सकते हो। काफी सारी ऐसी कंपनीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था जहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि यार इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 50% डाउन है, 40% डाउन है, मैं इसको मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ और उसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ ही नहीं है। और जब बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो उसका स्टॉक वापस अपने लाइफ में प्राइस पे क्यों आएगा? मेरे को एक रीजन बता दो आप। हाँ, यदि उसके कंपनी के धंधे में 20%, 22, 25, 30, 35% से ग्रोथ आ रही है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑल टाइम हाई पे मार देगा और नया हाई भी मार देगा, वहां से भी लगभग 40-50% और ऊपर चला जाएगा, बट उसके बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए। आपको सबको पता है कि यदि कोई कंपनी का बिजनेस ग्रोथ करता है तो उसकी मार्केट कैप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बिकॉज उसका प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेट्स से आज 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो आज से 2-3 साल बाद में हो सकता है 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करे, इसीलिए तो उसकी मार्केट क्या बढ़ेगी ना, इसीलिए तो उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी ना, राइट? तो जिस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, स्टॉक उसका लगभग 40-45-50% डाउन है, तो मैं ये सोच के स्टॉक को पिक नहीं कर सकता कि अरे वापस अपने लाइफ प्राइस पे आएगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। नहीं, बिजनेस ग्रोथ है वो देखना पड़ेगा। यदि बिजनेस ग्रोथ 20, 22, 25, 26, 28% के आसपास में है, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली उसके ग्रोथ हो रहे हैं, तब तो मजा आएगा, मतलब डिस्काउंट के रूप में उस कंपनी के स्टॉक को खरीदने का। अदरवाइज कोई श्योरिटी नहीं है कि उस कंपनी का स्टॉक वापस का अपने लाइफ प्राइस पे आएगा, राइट? सो एचडीएफसी बैंक इसी एक ट्रेजेक्टरी का पार्ट बनता है। वो कंपनीज जिनके बिजनेस में स्टेगनेंट ग्रोथ है या फिर 8-9-10% के आसपास में उनकी बिजनेस ग्रोथ होती है, उस वाली श्रेणी के अंदर, उस वाली कैटेगरी के अंदर हम लोग एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो एसएस लाइक एचडीएफसी बैंक के बारे में लाइक मेरा एसएस को इंटरेस्ट नहीं बनता है, बिकॉज बहुत बड़ा ऊंट हाथी बन चुका है, ढंग से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो वाला पर्सपेक्टिव है मेरा। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी लोन बुक को यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर वाई लगभग 16% से ग्रोथ किया है और उनकी जो डिपॉजिट बुक है वो भी यहाँ पे लगभग 15-16% के आसपास में ग्रोथ करी है। तो ये कह सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का ऑल्दो बेस छोटा है एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में, स्टिल कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी जो वाईएमआई लोन बुक है यहाँ पे लगभग 16% से ग्रोथ करी है। ठीक है, मतलब बट हमारा जो क्राइटेरिया है 20% से बिजनेस ग्रोथ करने वाला उसको अभी भी फुलफिल नहीं करता है। बट एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ के कंपैरिजन में, मतलब बिजनेस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में कोटक बैंक यहाँ पे मेरे को थोड़ा बेटर प्लेस पे दिखाई देता है। बट ऐसा स्पेसिफिकली मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद का ड्यू डिलिजेंस करो और उसके बाद में ही आप लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इनको ऐड कर सकते हो। तो ये हमने बात करी लाइक बैंकिंग सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनीज का, एक तरह से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, उनके बारे में लाइक हमने डिस्कस किया, राइट? अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनबीएफसी सेगमेंट के बारे में। तो एनबीएफसीज के अंदर एज सच कुछ ज्यादा एनबीएफसीज की अपडेट नहीं आई है। देयर इज पॉसिबिलिटी लाइक मंडे, ट्यूसडे, कल परसों परले दिन लाइक हो सकता है इनकी और बिजनेस अपडेट आएगी। मैं डेली जो लाइव सेशन करूंगा शाम को 9 बजे के आसपास में, जिस दिन जो बिजनेस अपडेट आएगी उनको सबको यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट? एंड जैसे बिजनेस अपडेट यहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे उसके बाद में सेगमेंट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, जिसके अंदर मैं एक पावर प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को प्रेजेंट भी करूंगा। तो उसके अंदर हम लोग सेगमेंट वाइज फिर सारे प्लेयर्स को कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे एक बेटर बिजनेस ग्रोथ आई है दूसरे लाइक कंपनी के कंपैरिजन सेगमेंट वाइज, कि वैल्यूएशन सेगमेंट का अलग कर लिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग कर लिया, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का अलग कर लिया, यू कैन से रिटेल ज्वेलरी सेक्टर का अलग कर लिया, एनबीएफसी सेगमेंट का यहाँ पे अलग कर लिया, उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं। तो अभी आते हैं एनबीएफसी सेगमेंट के अंदर और इसके अंदर मेजरली बजाज ग्रुप से बिलोंग करने वाली दो ही कंपनीज के यहाँ पे लाइक बिजनेस अपडेट आए हैं। फर्स्टली आपका बजाज फाइनेंस, सेकंड इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, राइट? तो फर्स्टली बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो इनकी लोन बुक यहाँ पे वाई ऑन वाई इनकी एयूएम ग्रोथ जो हुई है लगभग 22% से हुई है। मतलब आई डोंट नो आप लोग उस टाइम में मार्केट में थे या नहीं थे, मतलब जब मैंने 2018 के अंदर मेरा इक्विटी जर्नी स्टार्ट किया था उस टाइम पे बजाज फाइनेंस की जो लोन बुक थी वो अराउंड 30-35% लगभग, कभी कभार तो अराउंड 38-39-40% के आसपास से भी ग्रोथ करती थी। अब क्या हो रहा है, इसकी जो लोन बुक है ईएम ग्रोथ है लगभग 20-22-23-24% के आसपास में आ गई है। मतलब वहां से लगभग 30-40-50% के आसपास में यहाँ पे ड्रॉ डाउन दिया है यू कैन से लोन बुक ईएम ग्रोथ करने के पर्सपेक्टिव से। एंड जब 2018-19 के अंदर जब बजाज फाइनेंस की लोन बुक यहाँ पे लगभग 35-30% के आसपास में ग्रोथ करती थी, तो उस टाइम पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था। बजाज फाइनेंस का स्टॉक उस टाइम पे लगभग 8-9-10 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड किया करता था। और जब लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 50% कर्टेल हो गई है, तो आप ये देखो करंटली बजाज फाइनेंस का जो करंटली प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4.5 के आसपास नहीं है।
तो जब 30-35-40% की ग्रोथ होगी तो हाई वैल्यूएशन मिलेगा, जब ग्रोथ यहाँ पे कटर डाउन हो जाएगी तो वैल्यूएशन कंसोलिडेशन वाला गेम खेलना पड़ेगा। तो आप देखो ना, लाइक 2021, 22, 23 और कुछ टाइम पीरियड ऑफ 2024, उन 2-3 साल के अंदर बजाज फाइनेंस का स्टॉक ने केवल यहाँ पे ऐसे कोई रिटर्न नहीं दिया था, बिकॉज वही वैल्यूएशन कंसोलिडेशन हो रहा था, एक प्राइस टू बुक रेशियो एडजस्ट हो रहा था, जो ग्रोथ टेपर डाउन हुई उसके पर्सपेक्टिव से। एंड ये सेम चीज मैंने यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बताई है, सेम चीज मैंने यहाँ पे डीमार्ट के बारे में बताई है। आई थिंक मेरे कुछ पुराने लाइक वीडियोज हैं डीमार्ट के बारे में या फिर ट्रेंड के बारे में, उनको आप जब गो थ्रू करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब किसी बिजनेस की बिजनेस ग्रोथ या किसी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे टेपर डाउन होती है, उस वाले केस के अंदर वो कंपनी यहाँ पे वैल्यूएशन कंसोलिडेशन वाले फेज के अंदर चली जाती है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बड़ी कंपनीज के बारे में, और जो छोटी कंपनी है तो उसका तो स्टॉक आधा ही हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स से कोई कंपनी पहले 40% से ग्रोथ करती थी, 30% से ग्रोथ करती थी, और उस कंपनी की ग्रोथ आ गई 5 से 7-8% के आसपास में, तो उस कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर तो स्टॉक को आधा कर दिया जाता है, लाइक मार्केट वहां पे यू कैन से डाउन रेटिंग करता है। और जब ये लार्ज कैप कंपनीज है उसके अंदर आपका यू कैन से वैल्यूएशन कंसोलिडेशन गेमिंग चलता रहता है 2-3 साल तक लॉन्गर होराइजन के अंदर, जो डीमार्ट के साथ में हुआ, जो बजाज फाइनेंस के साथ में हुआ। एंड यदि बड़ी कंपनीज की बात करें तो ट्रेंड के बारे में बात कर लें तो ट्रेंड को भी यहाँ पे लगभग 50 से 60% यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, बिकॉज पहले आज से लगभग यू कैन से 2 साल पहले ट्रेंड का बिजनेस अराउंड 40% से ग्रोथ करता था। मैनेजमेंट ने जब Q4 FY25 की जो कॉल हुआ था उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला कि अब हमारे बिजनेस का ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में होगा। जब मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ आधा कर दिया तो मार्केट उसको फिर क्यों 150-200 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देगा। तो वही हुआ, लाइक लास्ट के लगभग 1.5 साल से ट्रेंड के साथ में लाइक बड़ी यू कैन से वैल्यूएशन की पर्सपेक्टिव से डी रेटिंग हुई है, और उसका पी रेशियो लगभग अभी करंटली 80-85 के आसपास में आके रह गया है। बिकॉज 20% की ग्रोथ के लिए यार लाइक 150 से 200 का पी रेशियो कौन देगा, मतलब लॉजिकल नहीं बनता। हाँ, फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से मान सकते हैं कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लगभग 2.53 का फॉरवर्ड पैग रेशियो देती है, दैट इज ओके। बट आप बोलोगे कि भाई 20% की ग्रोथ और 150 का पी रेशियो, भाई उसके लिए तो 7 to 8 का फॉरवर्ड पैग रेशियो चाहिए, नहीं मिलता है 20% की ग्रोथ के लिए फॉरवर्ड पैग रेशियो नहीं मिलता आपका 7 to 8 का। फॉरवर्ड पैग रेशियो क्या होता है उसके लिए मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, इंडिविजुअल वीडियो बनाए हैं, हर एक कंपनी को मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो पर्सपेक्टिव से एनालिसिस भी करता हूं, मतलब कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करने के बाद में, तो उनको आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि फॉरवर्ड पैग रेशियो क्या होता है। मैं बैकवर्ड पैग रेशियो की बात नहीं कर रहा कि कंपनी ने लास्ट के 3 साल में किस रेट से ग्रोथ किया, करंट पी रेशियो क्या चल रहा है, तो करंट पी रेशियो के अंदर लास्ट के 3 साल के ग्रोथ का डिवाइड कर देता हूं, मेरे को पैग रेशियो आ जाएगा। नहीं, फॉरवर्ड पैग रेशियो देखो, जो बीत चुका, जो हो चुका वो बीत चुका है, उसके बारे में मार्केट को कोई मतलब नहीं है। आगे क्या होने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है, मार्केट को उसी से कंसर्न है। तो हमेशा फॉरवर्ड पैग रेशियो काम आता है किसी बिजनेस को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने के लिए, ना कि बैकवर्ड ग्रोथ वाला पैग रेशियो, राइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वही ठीक है, बजाज फाइनेंस, बैक टू द बजाज फाइनेंस की लाइक लगभग 22% से ईएम ग्रोथ किया है, तो ठीक है 22% की ईएम ग्रोथ जो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी ये होता है, लगभग 22-23%, 24% के आसपास में ईएम ग्रोथ को लेके लास्ट के 2-3 सालों से ही गाइडेंस चल रहा है। तो ठीक है, लाइक 4.5-5 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो, लाइक उसको 5.5-6 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, लाइक जो 10-12 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो हुआ करता था आज से लगभग 5-6 साल पहले, प्री कोविड की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं ट्रैक करता था बजाज फाइनेंस को, जहाँ पे एक एकदम से अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा था बिजनेस के अंदर बजाज फाइनेंस, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। बट अभी लाइक इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो लगभग आधा ही हो गया, बिकॉज ग्रोथ रेट इनकी आधी हो गई है लगभग। सेम आपका एचडीएफसी बैंक के साथ में हो रहा है, एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ उस लाइक लोन बुक की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, लगभग उस टाइम पे लाइक एकदम से 20%, 22-25% के आसपास में हुआ करती थी, अब तो घट के आधी हो गई है। तो उस टाइम पे 4 से 5 का प्राइस टू बुक रेशियो था, अभी लगभग 2-2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो हर बिजनेस के साथ यही होता है, जब बिजनेस हाई ग्रोथ फेज के अंदर होता है तो उसको बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलता है। जैसे ही उस बिजनेस की ग्रोथ टेपर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में उस कंपनी के स्टॉक का यहाँ पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से डी रेटिंग होता है, जो डीमार्ट के साथ में हुआ, जो ट्रेंड के साथ में हुआ, जो बजाज फाइनेंस के साथ में हुआ, जो एचडीएफसी बैंक के साथ में हुआ, जो वरुण बेवरेजेस के साथ में भी हुआ। लाइक वरुण बेवरेजेस की बात कर लूं मैं, लाइक एक टाइम पे लगभग 20-25% के आसपास बिजनेस ग्रोथ करता था, लास्ट के लगभग 1 साल से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वहां पे वैल्यूएशन का डी रेटिंग हो रहा है। तो और मैं छोटी कंपनीज की बात करूं तो वहां पे स्टॉक को पीट दिया जाता है, लाइक मिसेस बेक्टर फूड है, एक टाइम पे लगभग 20 से 25% ग्रोथ होती थी। उस टाइम पे यू कैन से तो स्प्लिट हो गया, उस टाइम पे प्रेस स्प्लिट की बात कर रहा हूं, तो उसका स्टॉक लगभग 2000 के आसपास में था। जब मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली क्वार्टर्स के अंदर अपने ग्रोथ गाइडेंस को घटाया, बिजनेस ग्रोथ के गाइडेंस को घटाया, तो उसके बाद में यहाँ पे वैल्यूएशन का डी-रेटिंग हुआ, और जब वैल्यूएशन का डी-रेटिंग हुआ तो उसका स्टॉक यहाँ पे लगभग आधा हो गया। सेम आपका सफारी इंडस्ट्रीज के साथ में देख लो, एक टाइम पे आज से 2-3 साल पहले सफारी इंडस्ट्रीज का बिजनेस यहाँ पे लगभग 25-30% से ग्रोथ होता था, बट लास्ट के 1.5 साल से यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, मतलब 30% वाली ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ आ रही है लगभग 10 से 15% के आसपास में आ रही है, 15-16% के आसपास में आ रही है, बट वो वाली ग्रोथ नहीं है, उससे लगभग आधी ग्रोथ हो गई। तो मार्केट ने उसको कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला दिया।
बीकाजी फूड्स ले लो, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, जब हाई ग्रोथ फेज में होता है तो उसको एक्सपेंसिव हाई पी रेशियो मिलता है, बट जैसे ही उस बिजनेस की ग्रोथ रेट डाउन आ जाती है तो वहाँ पे वैल्यूएशन डी रेटिंग होता है और स्टॉक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला जाता है। एंड कुछ कुछ वाले केसेस जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किए, स्टॉक को 50% करेक्ट कर दिया जाता है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है कि लाइक जब तक बिजनेस में ग्रोथ है तब तक वहाँ पे एक प्रीमियम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलता है, जब ग्रोथ नहीं है बिजनेस के अंदर तो उस स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंसोलिडेशन चलता है, जो मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करी है। अगेन जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वैसे मेरे तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करो, खुद की रिसर्च करो, जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करो कि आपको उन कंपनीज को आपकी वॉच लिस्ट में शॉर्टलिस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो हमने ये डिस्कस किया बजाज फाइनेंस के बारे में, लाइक 22% से लोन बुक ग्रोथ हुई है, एक टाइम पे लगभग 40% का ग्रोथ इंजन था बिकॉज ऑफ बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक यहाँ पे वाई लगभग 23% से ग्रोथ हुई है और उनकी जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है लगभग वही 22-23% के आसपास में लोन बुक ग्रोथ करने को होता है, तो उस गाइडेंस को यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपकी एक प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है। जो दूसरी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, लाइक भले ही बात कर लो आपका होम फर्स्ट फाइनेंस की बात कर लो या अब बात कर लो इंडिया सेंटर फाइनेंस की बात कर लो, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से जो लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस होता है, लाइक इंडिया सेंटर की तरफ से अराउंड 30% से लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस था, होम फर्स्ट फाइनेंस की तरफ से लगभग 25% लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो वो दोनों कंपनीज लाइक यू कैन से बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बजाज हाउसिंग से बेटर परफॉर्म कर रही है एंड साथ में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी एक बेटर कंफर्ट वहां पे दिखाई देता है। बट अगेन जैसे मैंने आपको लाइक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से लाइक यू कैन से एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जब लाइक किसी प्लेयर को हमें एनालिसिस करना तो उसके कंपैरेटिवली जो उसके कंपटीटर्स हैं वो किस रेट से अपने धंधे को ग्रोथ कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज यदि आपका कोई कंपटीटर है वो बहुत ज्यादा रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बनता लाइक उस कम रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनी के अंदर, राइट। तो ये जस्ट मैंने डिस्कस किया आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं रिटेल ज्वेलरी स्पेस से काम करने वाली कंपनीज के बारे में, राइट। तो रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर एक ही कंपनी के क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट आए हैं, आपके सेनको गोल्ड के अपडेट आए हैं। तो सेनको गोल्ड ने आपका यू कैन से क्वार्टर 4 के अंदर जो वाई ने रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया 46% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया एंड FY25 से FY25 से FY26 के अंदर वाई लगभग 35% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या हुआ करता था कि हम लोग FY26 के अंदर 18 से 20% के आसपास में ग्रोथ करेंगे, बट मैनेजमेंट ने बोला कि लाइक हमारा जो गोल्ड की प्राइस यहाँ पे इन्फ्लेट हुई है उसकी वजह से हमें हमारा जो ट्रिपल एस का नंबर है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिला। स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 के अंदर सेनको गोल्ड का ट्रिपल एस का नंबर लगभग यहाँ पे लगभग 34% के आसपास में है। मतलब आप ये देखो ना लाइक गोल्ड में वैल्यू अप्रिसिएशन मतलब गोल्ड की प्राइस अप्रिसिएशन हुई है उसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपल एस का नंबर यहाँ पे 34% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है, राइट। तो सेनको गोल्ड के अंदर मतलब बिकॉज जितनी भी रिटेल ज्वेलरी गोल्ड कंपनीज हैं उनके अंदर मेजरली जो अभी ग्रोथ दिखाई देगी बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस अप्रिशिएट हो गए हैं उसकी वजह से लाइक उनका यू कैन से आपका रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई देगा। जबकि वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से वो एक बार क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा कि रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से किस कंपनी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। तो आप ये देखो ना क्वार्टर 3 तक यू कैन से कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसी कंपनी थी जो वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाया करती थी वैल्यू ग्रोथ के अलावा, बिकॉज जो बाकी की रिटेल ज्वेलरी कंपनीज है वहां पे लाइक वैल्यू ग्रोथ ही मेजरली आ रही है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट तक लाइक यू कैन से वॉल्यूम ग्रोथ हल्का फुल्का पॉजिटिव था आपका कल्याण ज्वेलर्स वाले केस के अंदर, सेनको गोल्ड का तो नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ था। तो अगेन मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी कंपनी को लेके बिकॉज FY26 के अंदर तो जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा जिसे दौड़े हैं उसके अंदर सारी कंपनीज ने रिटेल ज्वेलरी कंपनी जितनी भी है सब ने यहाँ पे अच्छा खासा अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। लाइक कल्याण ज्वेलर्स का लाइक शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर अराउंड 35% के आसपास बिजनेस ग्रोथ था। पीएनजी ज्वेलर्स का अराउंड लाइक मैं रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में बिकॉज उसका अपना एक B2B वाला वर्टिकल था इसको डिप्रिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो पीएनजी वाले केस के अंदर अराउंड 35% से अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ था। टाइटन वाले केस के अंदर लगभग 30 से 32% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। सेनको को क्वार्टर 4 का अपडेट भी आ गया है तो इसका तो ओवरऑल लाइक पूरे FY26 के अंदर वाईएमएन का जो बिजनेस ग्रोथ वाला 35% के आसपास में हुआ है। ऑल्दो भी लाइक लेट्स से मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के आसपास में जो बाकी रिटेल ज्वेलरी कंपनीज का भी और लाइक क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट आ जाएगा तो उनको भी जो डेली लाइव सेशन होगा शाम को 9 बजे उसमें डिस्कस कर लेंगे एंड जब एक बार बिजनेस अपडेट सारे कवर हो जाएंगे उसके बाद में एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस भी बना के यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके साथ में। लाइक इसी जो लाइव सेशन होगा किसी दिन शाम को उसके अंदर लाइक जो पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के मैं यहाँ पे प्रेजेंट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपैरेटिवली कहाँ पे धंधा यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेनको गोल्ड के नंबर मेरे को अच्छे लगे हैं एंड सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि सेनको गोल्ड ने FY27 के लिए अपना जो गाइडेंस यहाँ पे अच्छा खासा दिया है।
इनका पहले गाइडेंस हुआ करता था कि हम लोग 18 से 20% से अपना बिजनेस ग्रोथ करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। बट स्पेसिफिकली FY27 के लिए सेनको गोल्ड ने यहाँ पे अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है लगभग 20 से 25% के आसपास में यहाँ पे लाइक यू कैन से गाइड किया अपना रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। तो वो मेरे को एक पॉजिटिव दिखाई दिया सेनको गोल्ड वाले एंगल में, बिकॉज सेनको गोल्ड का करंटली जो स्टॉक चल रहा है लगभग 10 के पी रेशियो पे चल रहा है। करंटली जो उनका नेट प्रॉफिट अमाउंट है लाइक फुल ईयर का लगभग FY26 का वो लगभग यू कैन से 460 करोड़ के आसपास, 470 करोड़ या 450 करोड़ के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा। बट सेनको गोल्ड के साथ में क्या होगा, इनका जो Q2 Q3 के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे अच्छे से हेज नहीं किया था गोल्ड को, जिसकी वजह से इनको इन्वेंट्री गेन हुआ है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। बट FY27 के अंदर इन्होंने जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया लगभग 7.7 और 7.8% के आसपास में EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है। इनका जो पेट मार्जिन का गाइडेंस होता है यू कैन से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, वो लगभग यू कैन से 3.5 से 4% के आसपास में होता है। तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है FY27 के लिए कि हमारा जो लाइक रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20 से 25% के बीच में होगा। तो जो Q4 का रिजल्ट आया है यू कैन से Q4 का जो बिजनेस अपडेट आया सेनको गोल्ड का, उसको इंक्लूड करने के बाद में सेनको गोल्ड यहाँ पे FY26 के अंदर लगभग 8700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे 8700 करोड़ रुपीस के यहाँ पे रेवेन्यू डिलीवर कर देगी। यदि 20 से 25% की ग्रोथ में यहाँ पे लेता हूँ तो सेनको गोल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी FY27 के अंदर इनका जो रेवेन्यू डिलीवर हो सकता है लगभग 10,300 से 10,800 या फिर यू कैन से 11,000 करोड़ के आसपास तक इनका रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। यदि उसका हम लोग 3.5 से 4% के आसपास में पैट मार्जिन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इनका पैट कितना निकल के आएगा, लगभग वही 450 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब FY27 के अंदर सेनको गोल्ड यहाँ पे रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से तो 20 से 25% ग्रोथ दिखाएगा, बट प्रॉफिट के अंदर यदि इनको हेजिंग इन्वेंट्री गेन नहीं हुआ, यदि वो जीरो रहा, तो उस वाले केस के अंदर इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आएगी। देयर इज पॉसिबिलिटी प्रॉफिट इनका डी ग्रोथ हो सकता है। FY27 की कंप्लीट ईयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, FY27 कंप्लीट होने के बाद की बात कर रहा हूं। देयर इज पॉसिबिलिटी का प्रॉफिट डी ग्रोथ हो सकता है लगभग 4 से 5% के आसपास में। तो आप ये देखोगे FY27 के अंदर सेनको गोल्ड का रेवेन्यू तो यहाँ पे 20 से 25% ग्रोथ करेगा, बट प्रॉफिट इनका यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। तो मैं इन सब कहना चाहता हूँ ये सेम चीज मैंने यहाँ पे शांति गोल्ड के लिए बताई थी, बिकॉज शांति गोल्ड के लिए भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना जो पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया था वही लगभग 3.5 से 4% के आसपास में दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग शांति गोल्ड का भी FY27 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है लगभग 50 से 60% के आसपास में आए, बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज शांति गोल्ड की मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट लगभग वही FY27 का लगभग 130 करोड़ के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब FY27 के अंदर शांति गोल्ड और यू कैन से सेनको गोल्ड अपने भाई भाई बनके रहेंगे। रेवेन्यू तो ग्रोथ होगी, शांति गोल्ड के लगभग 50 से 60% के आसपास में हो सकती है, सेनको गोल्ड यहाँ पे लगभग 20 से 25% के आसपास में हो सकती है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ देयर इज पॉसिबिलिटी इन दोनों कंपनीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। ये ऐसा कोई लोग की लकीर नहीं है कि मैंने बोल दिया तो सही हो गया, नहीं। यदि मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस को कुछ और चेंज करेगी अपकमिंग क्वार्टरली कॉन कॉल के अंदर, तो वो हो सकता है उसको मैं फिर से आपको रिट्रेट करके बता दूंगा। बट अब तक जो कॉन कॉल्स के जो गाइडेंस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेरी जस्ट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, राइट। तो ये लाइक नॉर्मली यू कैन से यदि सेनको गोल्ड का स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो FY25 के अंदर इनके स्टोर काउंट था FY25 कंप्लीट होने के बाद में लगभग 175 के आसपास में था। इनका गाइडेंस था लगभग 18 से 20 स्टोर यहाँ पे नए लॉन्च करने का, और इन लोगों ने FY26 के अंदर लगभग 25 के आसपास स्टोर यहाँ पे नए लॉन्च करें। करंटली जो उनका स्टोर काउंट आया है लगभग 201 के आसपास में इनका स्टोर काउंट है। तो ठीक है, स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट इनका लगभग 10% के आसपास में होता है, तो ठीक है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है 20 से 25% का, तो मैं मान के चलूंगा कि इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ गाइडेंस है लेट्स से 15 से 16% के आसपास में होना चाहिए, बिकॉज एसएससी का नंबर रेट्स में 7 to 8% मानता हूं, तो मोटा मोटी इनका गाइडेंस यहाँ पे अचीव हो सकता है। तो एक बार देखना पड़ेगा कि Q4 के कॉन कॉल के अंदर सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट यहाँ पे किस रेट से अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस यहाँ पे देती है, वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल लाइक जो सेगमेंट के जो अपने Q4 की बिजनेस अपडेट आई थी मैंने लगभग जो नोट डाउन कर रखे थे, नोट्स बना रखे थे, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे अपकमिंग बिजनेस अपडेट्स आएंगे तो डेली शाम को 9 बजे लाइव सेशन होगा, उसके अंदर लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग जो करंट मार्केट सिचुएशन होगी, क्या क्या नए डेवलपमेंट है वो डिस्कस करेंगे, बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे, कोई रिजल्ट आएगा वो डिस्कस करेंगे, साथ में आपके जो क्वेरी क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं लास्ट के 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जो मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन होगा उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर उसको लाइक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो वीकेंड्स के सेशन होंगे लाइव सेशन लाइक आपकी कौन से सैटरडे संडे वाले जो दोपहर में लगभग 1-2 बजे के आसपास में होंगे, उनको थोड़ा हम लोग डिटेल पर्सपेक्टिव से उनको कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो जैसे आज का संडे था तो आज का लाइव सेशन मेरे को पता था ऑलरेडी लाइक सारे मैं बिजनेस कंपनीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो लाइक थोड़ा लंबा खींचेगा, तो लगभग 1 घंटे के आसपास में तो लाइव सेशन हो ही गया है।
ठीक है, तो हमारा लाइव सेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ये सारी कंपनीज का जो बिजनेस अपडेट आया है क्वार्टर 4 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंडली बात करते हैं जो करंटली वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है, उससे और क्या क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है अपने इक्विटी मार्केट पे। तो रिसेंटली ट्रम्प ने आपको पता ही है क्या अल्टीमेटम दिया था ईरान को, कि हमने 10 डेज का उनको लाइक टाइम दिया है, तब तक या तो लाइक अच्छे से अपने हमारा एक डील कर लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे। जैसा नहीं हुआ तो हम लोग लाइक 10 डेज के बाद में हैवी अटैक करेंगे ईरान पे। रिसेंट में ही लाइक मिस्टर ट्रम्प ने यहाँ पे ट्वीट किया है अपने लाइक जो सोशल साइट्स के थ्रू इवन से शेयर किया है कि यदि 6 अप्रैल तक यदि ईरान यहाँ पे डील नहीं करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करता है, उस वाले केस के अंदर हम लोग उनके पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे और जो बाकी की एनर्जी फैसिलिटीज है वहां पे अटैक करेंगे और हम लोग ईरान को यहाँ पे इवन से हेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही इवन से ज्यादा ही इवन से वार्निंग दिख रही है ट्रम्प की तरफ से। आई डोंट नो, मतलब लाइक देयर इज पॉसिबिलिटी ट्रम्प जी कल शाम में बदल जाए, 6 तारीख के शाम को बदल जाए। अब आई डोंट नो, यदि डील हो जाती है तो अच्छी बात है, स्ट्रेट हॉर्मुज ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हमारे लिए इवन से जो एलपीजी प्राइसेस इन्फ्लेट हुए हैं या फिर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस दौड़ के ऊपर गए 110 इवन से डॉलर तक, वो वापस ठंडा होने की ठंडा हो जाएंगे, जो एलपीजी क्राइसिस है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। बट जो डील नहीं होती है और ट्रम्प थोड़े सनकी निकलते हैं और अटैक कर देते हैं ईरान पे अच्छा खासा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी और सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी भयंकर हो सकती है। उस वाले केस के अंदर हमें नहीं पता कि इक्विटी मार्केट के अंदर कितना फॉल आ सकता है। वो एक बार तो ये सिचुएशन जब बीत जाएगी तभी हमें पता लगेगा, बिकॉज फ्यूचर में हम क्या ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। बट जो सिचुएशन धीरे धीरे इवोल्व होगी, धीरे धीरे चीजें जब एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प ने तो यहाँ पे अच्छा खासा वार्निंग दिया ईरान को, बट ईरान की जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि हम लोग सीरियस नहीं ले ट्रम्प की बातों को, हम लोग रेडी हैं लाइक उनको रिस्पॉन्स देने के लिए। जो वो अच्छा वो बहुत ही भयंकर अटैक करेंगे, यूएस अटैक करेगा ईरान पे, तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे रिप्लाई करेंगे उनको। तो वो उनकी तरफ से ऐसा कोई मेरे को यू कैन से पीस के पर्सपेक्टिव से, शांति के माध्यम से कोई डील करने की मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जिस तरह से ईरान के अथॉरिटीज की तरफ से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ट्रम्प के यूजन से सोशल साइट्स पे जो वो डाल रहे हैं, अपने ट्विटर पर डाल रहे हैं, उनके रेस्पॉन्सेज के पर्सपेक्टिव से। बट ये तो एक बार टाइम ही बताएगा कि क्या सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होकर आ सकती है, कि किस किस तरह से लाइक एक बार क्या चीजें वर्कआउट होती है, लाइक डील बनती है कि नहीं बनती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है कि नहीं होता है, वो सिचुएशन एक बार देखनी पड़ेगी। यदि ट्रम्प यहाँ पे बहुत हैवी अटैक कर देते हैं पावर प्लांट्स पे, तो वो एक बार वो बहुत ही थोड़ा वन टाइम यूगन से झटका लग सकता है स्टॉक मार्केट को। तो यूगन से जो अब तक यूगन से पूरे लास्ट के लगभग 1 महीने के अंदर, जो भी 1 महीने 5-6 दिन का जो भी वॉर चला है, उसके अंदर इतना बड़ा झटका नहीं लगा है। देयर इज पॉसिबिलिटी वो बड़ा एक झटका यूगन से लग सकता है जब यदि पावर प्लांट्स पे यूगन से या फिर बड़ी बड़ी यूगन से ऑयल फैसिलिटीज पे यदि यूएस अटैक करता है, उस वाले केस के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कि ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से और जो ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएसए के अंदर, उस पर क्या करंट स्टेटस चल रहा है। अब एक बार जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ कुछ, एक बार उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। सो फर्स्ट आया है हमने ले साहू जी का है कवर सेनको गोल्ड। मैंने कवर कर दिया सेनको गोल्ड। लाइक आप जब इसको बैकवर्ड करके चलाओगे इस लाइव सेशन की वीडियो को, तो आपको पता लग जाएगा। योगेंद्र राठौड़ जी का है, ग्रेट सर, थैंक यू। योगेंद्र राठौड़ जी बता रहे हैं एनपीएसटी के बारे में बताएं। सो एनपीएसटी यू कैन से एक काइंड ऑफ B2B बिजनेस मॉडल है, जो अपनी यू कैन से इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो यू कैन से B2B एज ए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस काइंड ऑफ मॉडल वाली कंपनी है। तो अलग अलग यू कैन से बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लाइक अपना यू कैन से टेक्नोलॉजी बेचती है। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो यदि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो यहाँ पे इसके बिजनेस में बड़ा इंपैक्ट आता है। एंड आपने देखा होगा पिछले 3-4 क्वार्टर के अंदर एक बार इसका जो बिजनेस ग्रोथ है डिप कर गया था बहुत अच्छा खासा। उस टाइम पे इनका जो एक बहुत ही बड़ा यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था B2B कंपनी के साथ में, बड़े बैंक के साथ में, उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप कर गया था, राइट। तो ये डिस्कशन था एनपीएसटी के बारे में। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू की ये B2B कंपनी है, कैश फ्लो नेगेटिव है। सॉरी वो चेक करना है, वो चेक करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कैश फ्लो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगेन मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है कि B2B कंपनीज होती हैं वो थोड़ी बियर मार्केट के दौरान यू कैन से जो कंसोलिडेशन मार्केट होता है जो करंटली चल रहा है लास्ट के साल से, उसके अंदर उनकी पिटाई ज्यादा होती है। हाँ, यदि कोई B2B कंपनी है जो अपना रेवेन्यू को कंप्लीटली कैश में कन्वर्ट कर रही है, कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर रही है, तो उसकी पिटाई इतनी नहीं होती है, राइट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कॉफी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, वो अपना रेवेन्यू जो होता है, प्रॉफिट होता है, उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट कर लेती है, तो उसकी उतनी पिटाई नहीं हुई है। माय पॉइंट इज लाइक जो B2B कंपनीज अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, उनकी पिटाई ज्यादा होती है बियर मार्केट के दौरान, मार्केट कंसोलिडेशन के दौरान।
सो ये यू कैन से एनपीएसटी का जो बिजनेस ग्रोथ था पहले अच्छा खासा होता था, लगभग 50% के आसपास में, बीच में डिप कर गया था, अभी वापस से लगभग अराउंड लाइक यू कैन से 30% के आसपास में लाइक रेवेन्यू ग्रोथ है ना होना स्टार्ट हुआ है। तो एक बार वो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना कि 30% की रेवेन्यू ग्रोथ करने वाली कंपनी है, बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनी है, तो उसका फोर्थ पैग रेशियो 1 के अंदर आना चाहिए। मतलब उसका मैक्स टू मैक्स जो पी रेशियो होगा 40 के आसपास से ऊपर पी रेशियो नहीं दूंगा 30% से ग्रोथ करने वाली कंपनी को, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अराउंड 25, 30, 35% से ग्रोथ कर रही है अपने बिजनेस को, और उनका फोर्थ पैग रेशियो 1 से कम चल रहा है, और उसके अंदर काफी सारी कंज्यूमर कंपनीज भी हैं। तो मैं ऐसी B2B कंपनी के अंदर क्यों जाऊं जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है 25, 30, 35% के आसपास में हो, बट फोर्थ पैग रेशियो लगभग 2 के आसपास में हो, राइट? तो माय पॉइंट इज लाइक जो B2B करने वाली कंपनीज हैं उनका हो सकता है बिजनेस ग्रोथ 30% हो, बट मेरे को फोर्थ पैग रेशियो 1 से कम चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर कंपनीज हैं जिनका धंधा 25, 30, 35% से ग्रोथ कर रहा है, उनका फोर्थ पैग रेशियो 1 से कम है, तो उसको वहां पे मेरे को ज्यादा कंफर्ट आएगा ना यार। मैं क्यों दूंगा फोर्थ पैग रेशियो 2? लाइक एनपीएसटी वाले केस के अंदर मेरे को फोर्थ पैग रेशियो पहले 2 के आसपास दिखाई दे रहा है, बिकॉज मेरे को थोड़ा ध्यान में आ रहा है कि एनपीएसटी का जो पी रेशियो करंटली लगभग 60, 65 मे बी 70 के वाले रेंज के अंदर है, ग्रोथ लगभग 30% के आसपास में, तो फोर्थ पैग रेशियो यहाँ पे 2 के आसपास बैठता है। तो मैं क्यों दूं यार? समझ रहे हो मेरी बात? तो योगेंद्र जी, ये आपका मैंने एनपीएसटी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैंने कुछ नंबर्स जो यहाँ पे बताए हैं वो यहाँ पे थोड़े गलत हो सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी, बिकॉज मेरे को मे बी याद है या नहीं याद है, बट मैंने आपको जो पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है एक एक्सप्लेनेशन के पर्सपेक्टिव से, क्या ये देखो किस तरह से बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, फोर्थ पैग रेशियो क्या निकल के आता है। जो फोर्थ पैग रेशियो 1 के नीचे है, प्रॉफिट्स को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट कर पा रही कंपनी, तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रही है तो आप ये देखो कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज हैं जो अपने प्रॉफिट को कंप्लीटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रही हैं, और इसका फोर्थ पैग रेशियो 1 से भी कम है, तो वहां पे थोड़ी मेरी क्या, हर किसी स्मार्ट इन्वेस्टर की प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा जाएगी, राइट? तो ये कवर किया मैं एनपीएसटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल उपाध्याय जी का जगल के बारे में, राइट? सो जगल की मैनेजमेंट ने रिसेंट में अपडेट शेयर किया है FY27 के गाइडेंस को लेके। मतलब बात करते हैं FY26 के, पहले बात करते हैं। तो FY26 में इनका गाइडेंस था लगभग 35 से 40% अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का। क्वार्टर 3 के कौन-कौन के अंदर लोगों ने अपना गाइडेंस बढ़ा के कितना कर दिया था? लगभग 40 से 45% के आसपास में कर दिया था, और वो यहाँ पे डिलीवर भी किया है। मतलब उस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ था, इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ था, बट मार्केट को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे कहाँ लगी थी कि जो इनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा था वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। और जो मार्केट बियर फेज के अंदर होता है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर होता है, उस टाइम पे B2B बिजनेस करने वाली कंपनीज जिनका प्रॉफिट यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं होता है, उनकी पिटाई सबसे ज्यादा होती है, राइट? सो जेगल उसी का पार्ट था, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट था वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, राइट? सो माय पॉइंट इज लाइक ठीक है, मार्केट ने पिटाई कर दी, अच्छी खासी पिटाई कर दी, मतलब लाइक 22-23 का पी रेशियो पे लाके स्टॉक को खड़ा कर दिया था, लाइक 190 के आसपास प्राइस इसका चला गया था। तो फोर्थ पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अट्रैक्टिव डील बन गई थी, लाइक 0.5 के फोर्थ पैग रेशियो पर ट्रेड कर रहा था जेगल एक टाइम पे। बट अगेन बियर मार्केट के अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है कंपनी को ठोक ठोक के एक देखता है कि इसके अंदर मेरे सारे पॉइंट्स क्लिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि सारे पॉइंट्स क्लिक हो रहे हैं तभी वहां पे इन्वेस्टर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। बियर मार्केट की बात कर रहा हूं, बुल मार्केट के अंदर तो लाइक ठीक है, कंपनी का रिजल्ट देखा, अच्छा 40% ग्रोथ है, अरे ठीक है स्टॉक भाग जाएगा। मतलब मैं जस्ट मेरा पर्सनल जो, बिकॉज लास्ट के 8 सालों के अंदर मल्टीपल बुल मार्केट मैंने देखे, मल्टीपल बियर मार्केट मैंने देखे। तो बियर मार्केट के अंदर ठोक ठोक के पिटाई, मतलब से एक एक पॉइंट्स को लिख लिख के फिर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बन के फिर कोई इन्वेस्टर उसको अपने लाइक पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करता है। तो यू कैन से बियर मार्केट के अंदर जो B2B कंपनीज हैं जिनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव नहीं है, प्रॉफिट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, उनकी पिटाई ज्यादा होती है। तो जेगल उसका पार्ट था। बात करते हैं FY27 के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया था कि इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करेगा, और जो इनका जो बाकी के दूसरे बिजनेस है कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका बिजनेस की ग्रोथ का गाइडेंस है लगभग 35 से 40% के आसपास में। वो तो ठीक है, इन जो कंपनी का जो मिस्टर अविनाश है, उनका नाम है शायद, उनका सरनेम लाइक अभी याद नहीं आ रहा। तो वो हर बार जब कॉल होती थी या फिर जो भी अपना जो बिजनेस न्यूज चैनल्स पे अपना जो इंटरव्यू देने आते थे, तो उनका तो गाइडेंस पर ही था कि हम लोग जेगल को लाइक $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू करने वाली कंपनी बनाएंगे। करंटली जो उनका रेवेन्यू था लगभग 1500 करोड़ के आसपास में एनुअली था, FY26 का लगभग लग रहा है 1400-1500 करोड़ के आसपास में। ठीक है, मतलब तो वहां से तो ऑलरेडी पता लग रहा था कि जेगल प्रीपेड यहाँ पे लगभग इजीली 30 से 35 लगभग 35% के आसपास अपना बिजनेस ग्रोथ कर लेगी। तो ऐसा कुछ नया नहीं बताया है जेगल प्रीपेड के बारे में जेगल की मैनेजमेंट ने, जो यहाँ पे 31 मार्च को जो अपडेट आया था कंपनी की तरफ से, उसके अंदर कुछ नया नहीं बताया है। बट कंपनी ने यहाँ पे एम्फसाइज किया उस अपडेट के अंदर, बिजनेस अपडेट के अंदर, कि FY27 के अंदर
हम लोग यहाँ पे सीएफओ मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को पॉजिटिव करने पे ज्यादा जोर लगाएंगे, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि FY27 से हमारा जो सीएफओ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो भी जाएगा। मार्केट को वो चीज यहाँ पे ज्यादा अच्छी लगी है, तो मार्केट ने उसको चेरिश किया, और उसकी वजह से जो जगह प्रीपेड के स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत रैली यहाँ पे दिखाई दी है। बट अगेन बुल मार्केट आएगा तो लोग भूल जाते हैं कि ठीक है सीएफओ फ्रॉम मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है कि भी नहीं है, उस टाइम पे लाइक कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, तो वहां पे रैली करा दी जाती है। बट बियर मार्केट के अंदर जहां पे सीएफओ नेगेटिव जो होते हैं, यू से सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव होते हैं, उनको बिल्कुल उनके स्टॉक्स की ठुकाई पिटाई कर दी जाती है। तो ये बीयर मार्केट कहानी होती है, बुल मार्केट कहानी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगेन जगल के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट ने बिजनेस ग्रोथ तो ठीक है, जो उनका पहले गाइडेंस था लगभग 35% के आसपास में ग्रोथ करने का, वही दिया 35 से 40% के आसपास में। बट अगेन उन लोगों ने एम्फसाइज किया कि हमारा जो कैश फ्लो ऑपरेशन पॉजिटिव हो जाएगा FY27 से। वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो एक बार देखना पड़ेगा कि FY27 से इनका कैश फ्लो ऑपरेशन पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो एक बार देखेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, और उसके बाद ही ठीक है मतलब अगेन तो यहाँ पे क्या चीज काम आती है, आपका किसी कंपनी के स्टॉक को आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितना अलोकेशन दे रखा है। तो जैसे मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ, पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि जहाँ पे आपके सारे चेक पॉइंट्स मिलते हैं, सारे चेक पॉइंट्स क्लिक होते हैं, और आपको हाई कन्विक्शन है, तो आप 8-9-10% के आसपास तक भी पहुंचा सकते हो। वो भी हर एक क्वार्टर के अंदर जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ डिलीवर हो रहा है, उसके साथ साथ में आपने अपना एलोकेशन बढ़ाया। सिंगल टाइम एलोकेशन कहीं नहीं होता है। लेट्स से मैनेजमेंट आज जो गाइडेंस दिया है, हो सकता है क्वार्टर 1 के अंदर अचीव कर लेगा, क्वार्टर 2 में अचीव नहीं करेगा, क्वार्टर 3 में अचीव नहीं करेगा, तो सिंगल टाइम में एलोकेशन कभी 8-9-10% के आसपास में नहीं जाता है। यदि कंसिस्टेंटली वो ग्रोथ डिलीवर हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, लेट्स से 30% 40% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जैसे वी टू रिटेल की बात कर लें, ऐसे इसको स्टॉक रिकमेंडेशन प्लीज मत लेना, मैं केवल आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वी टू रिटेल के मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो गाइडेंस दिया है लास्ट के लगभग 1.5-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, कि हम लोग अराउंड 40-50% से हमारे बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, वो ग्रोथ की डिलीवरी कंसिस्टेंटली दी है, इसलिए मार्केट ने उस कंपनी को यहाँ पे रिवॉर्ड किया है, राइट। और हाँ, यदि आपका एलोकेशन बढ़ रहा है तो वो टाइम के साथ वो बढ़ेगा, किसी एक क्वार्टर के अंदर नहीं बढ़ेगा। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको लेट्स से किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, एलोकेट करना चाह रहे हो, तो जो कैपिटल एलोकेट करना चाह रहे हो उसको नेक्स्ट लगभग 4 से 5 क्वार्टर तक एलोकेट करोगे ना, एक क्वार्टर के अंदर थोड़ी कर दोगे कि एक क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आ गया, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया तो उसको अचीव कर लिया तो मैं एलोकेट कर दूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है, लेट्स से बहुत सारी कंपनीज इस टाइम पे गाइडेंस देगी FY27 के लिए कि हम लोग 30% से ग्रोथ करेंगे, 40% से ग्रोथ करेंगे, 50% से ग्रोथ करेंगे, ठीक है, क्वार्टर 1 के रिजल्ट में ट्रैक करेंगे, डिलीवरी हुई, अच्छी बात है भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पे एलोकेट कर दिया, यदि आपके सारे चेक पॉइंट्स कवर होते हैं, क्वार्टर 2 के अंदर फिर कर दिया, क्वार्टर 3 के अंदर फिर कर दिया, इस तरह से। तो जेगल मतलब जेगल क्या, बहुत सारे ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स हैं, B2B कंपनीज के, जिनका कैश फ्लो ऑपरेशन नेगेटिव है, उनके स्टॉक्स लगभग 40%, 50%, 60% तक भी करेक्ट कर गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइक पोर्टफोलियो एलोकेशन आपने उसी तरह से किया होगा, कहीं मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आपने भाई इतना बुलिशनेस आके जेगल को अपने पोर्टफोलियो का 15% एलोकेट कर दिया, नहीं, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज कैश फ्लो ऑपरेशन चेकलिस्ट को यहाँ पे कवर नहीं करता जाएगा, तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ली जा सकती है। अब देखेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ का जो बैलेंस शीट यहाँ पे शेयर करेगी, वहाँ पे सीएफओ का पता लग जाएगा, जो क्वार्टर 2 का अपडेट आएगा सितंबर वाले क्वार्टर के बाद में बैलेंस शीट आएगी, उसमें पता लग जाएगा आपका कि सीएफओ पॉजिटिव है कि नहीं है। सीएफओ पॉजिटिव आ गया, उस टाइम पे बहुत बड़ी रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और एलोकेशन में हम लोग बढ़ा लेंगे उस बार में। सो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, मतलब वन टाइम मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है, थोड़ा क्या काफी रिस्की हो जाता है, मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो वो वाला एंगल भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको उस बिजनेस पे कितना भरोसा है कि आपके 10 में से 10 चेक पॉइंट कवर क्लिक कर रहा है, 10 में से 8 कर रहा है, तो फिर तो क्यों ही मतलब फिर तो क्यों ही दोगे 5-6% से ज्यादा उसको एलोकेट क्यों करोगे, फिर तो 3-4% के आसपास में, यदि 10 में से 10 चेक पॉइंट क्लिक हो रहे हैं, तो उसको क्वार्टर 1 क्वार्टर पर्सपेक्टिव से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ट्रैक किया, नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर के अंदर उसका एलोकेट बढ़ाया, एलोकेशन उसके अंदर बढ़ाया, राइट। तो नॉर्मली किसी इन्वेस्टर की वही स्ट्रेटजी होती है, डे 1 पे लाइक आई डोंट नो मतलब क्यों ही आप पुलिस होके इतना ज्यादा एलोकेशन उसको दोगे। नेक्स्ट आपका है मिस्टर रोहित जी का क्वेरी है, सर प्लीज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एआई फॉर इंडियन ग्रोथ स्टोरी, व्हाट इम्पैक्ट इट विल क्रिएट इन कंजप्शन banking finance sector as we are seeing the massive layoffs are taking place in IT sector। ठीक है, तो लास्ट लाइव सेशन हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि जो IT सेक्टर में जॉब लॉसेज होंगे ड्यू टू एआई, उसकी वजह से हमारे ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात तो लॉजिकल है कि लाइक काफी बड़ा इवन से सेक्टर है जहाँ पे जॉब्स दी हुई है इंडियन लोगों को, राइट। यदि उनकी जॉब पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी लाइक सैलरी जाना बंद होंगी, तो उन लोगों की तरफ से कंजम्पशन पे दिक्कत आएगी, वो लोग कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकली जा रही है कि यार जैसे ही एआई की वजह से टीम श्रिंक किए जाएंगे, टीम को कटिल किया जाएगा,
लेट्स से पहले 1000 लोग 1000 एम्प्लॉइज काम करते थे सोसाइटी फॉर्म के अंदर, अभी लेट्स से उस कंपनी के अंदर लेट्स से 800 लोग काम करेंगे, तो 200 लोगों को तो हाथ धोना पड़ेगा। तो 200 लोगों की जॉब जाएगी, तो या तो दूसरी कहीं ना कहीं अपनी जॉब सर्च करने की कोशिश करें, जॉब लगने की कोशिश करेंगे, बट जब तक वो जॉब दूसरी नहीं लगेगी तब तक हर कोई इंसान अपने इमरजेंसी फंड पे सर्वाइव कर रहा होगा। तो उस टाइम पे वो अपना कंजम्पशन ज्यादा नहीं करेगा, उससे जो कंजम्पशन वाली कंपनीज होगी उस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बट ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज पूरे इंडिया की जॉब नहीं जा रही है। बिकॉज पूरे इंडिया के अंदर मेजरली से आप जब जाओगे, ये तो चलो ठीक है, व्हाइट कलर जॉब्स आईटी सेक्टर के अंदर एक हो सकता है 15-20 लाख लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रखा होगा, बट जो अपने इंडिया की जो इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है टीयर 3 टीयर 4 मार्केट के अंदर, वहाँ पे एमएसएमई वाले सेक्टर से सर्वाइव कर रही है। वहाँ पे एक इंसान घर से अप डाउन करता है, महीने के लिए 18,000 रुपए कमा रहा है, 20,000 रुपए सैलरी ले रहा है। मेजरली इंडिया की जो टीयर 3 टीयर 4 शहरों की जो इकोनॉमी है वहां से गवर्न करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आईटी के लेऑफ्स होंगे उसका अपने टीयर 3 टीयर 4 सिटीज की जो इकोनॉमी वहां पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो जो हमारे सेगमेंट के अंदर जो कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, लाइक आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, वैल्यू फैशन रिटेल सेक्टर है, वहां पे इंपैक्ट नहीं पड़ेंगे, राइट। और जो एमएसएमई लैंडिंग करने वाली कंपनीज है, लाइक, तो मेरा कहने का मीनिंग कंजम्पशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, लार्जर स्केल पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, बट पूरा ही कंजम्पशन फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है एंड मेरे को फुल राइट है इसमें गलत होने का। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव बताया मिस्टर रोहित जी, ये मतलब मे बी मैं फ्यूचर में रॉन्ग हो सकता हूँ, बट एज ऑन डेट जो मेरा पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी। निखिल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू व्यू कंपनीज व्हिच आर ग्रोइंग एट हाई पेस but their valuation are also rich like CP plus and they have not fallen in this year piece। okay, ठीक है, CP plus आदित्य इन्फोटेक, बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से पुश आया है कि गवर्नमेंट ने रिसेंट में ही लाइक एक अपना इधर से अमेंडमेंट पास किया है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं, लाइक जो अपना सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके डिप्लॉय कर रही है इंडियन कंज्यूमर मार्केट के अंदर, उनको बैन कर दिया है। लाइक हिक विजन है, इस तरह से कुछ कंपनीज का है। तो जो मार्केट शेयर पहले उनका था इंडियन कंजम्पशन के अंदर, वो मार्केट शेयर कहाँ शिफ्ट होगा, वो डायरेक्टली जो इंडिया की जनरेटेड कंपनीज है लाइक सीपी प्लस इंडिया जनरेटेड ओरिजिनेटेड कंपनी है, तो वहां पे शिफ्ट होगा। तो मार्केट ने आगे की ग्रोथ को पहले डिस्काउंट कर लिया है, राइट। मार्केट ने क्या सोचा, जब वो विजन वो बाकी चाइनीज कंपनी मार्केट से बाहर हो जाएंगी तो वो मार्केट शेयर किस पे शिफ्ट होगा, वो सीपी प्लस पे शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर इसकी ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा आएगी। लेट से पहले 20-22% से ग्रोथ करता था या 18 से 20% से ग्रोथ करता था इसका बिजनेस, वो ग्रोथ लेट से 25% 30% के आसपास में आ जाएगी, बिकॉज इसका मार्केट से बढ़ जाएगा और मार्केट का लीडर बन जाएगा। तो उस वाले फैक्टर को मार्केट ने पहले यहाँ पे फैक्टर इन कर लिया है, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को पहले यहाँ पे फैक्टर इन किया जा चुका है। सीबी प्लस वाले केस के अंदर ये मैंने मेरा थॉट बताया, बिकॉज लाइक आप देखो ना, लाइक 85-90 के आसपास का पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, लाइक लेट से अभी 20 से 22% की बिजनेस ग्रोथ है, और मान के चल रहा हूँ कि लेट से 25-30% की बिजनेस ग्रोथ भी कर देंगी, तो इसका फोर्थ पैकेज से कितना आएगा, लगभग 2 के आसपास आएगा। तो आप ये देखो कि करंटली जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर मैं 2 का फोर्थ पैकेज क्यों, तो बिकॉज मेरे को ऐसी बहुत सारी हाई ग्रोथ करने वाली कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है जो लगभग 30-35-40% ग्रोथ हो रही है। कुछ कंपनी तो एक आपको यहाँ पे 50% भी ग्रोथ कर रही है, गाइडेंस उनका है, वो एक के नीचे का फोर्थ पैकेज मिल रही है। तो आदित्य इन्फोटेक सीपी प्लस वाले केस के अंदर उसको मैं लाइक 2 से 2.5 का फोर्थ पैक क्यों दूं, ये मैं मेरा पर्सपेक्टिव में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक वो एसेट्स, इसको प्लीज स्टॉक रिकमेंडेशंस मत लेना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आप खुद का ड्यू डिलिजेंस करना, खुद का अपना एनालिसिस करना, या फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के ही आप अपना डिसीजन लेना कि आपको लाइक इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो के अंदर शॉर्ट लिस्ट करना है फिर नहीं करना, राइट। सो निखिल जी, ये आपका आंसर मैंने किया है सीबी प्लस को लेके, यू कैन से आदित्य इन्फोटेक को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार धीरज जी का। हेलो ब्रो, एवरी क्वार्टर द रिजल्ट लुक्स गुड फॉर कैपी ग्लोबल बट स्टिल द प्राइस इज नॉट अप्रिशिएटिंग सिंस लास्ट 1 ईयर, स्टक इन अ रेंज, isn't there something that we are not able to understand। यार तो कैपी ग्लोबल वाले केस के अंदर आप ये देखो ना, कैपी ग्लोबल की बात क्यों कर रहे हो, मतलब जब बियर मार्केट होता है तो यू कैन से कंसोलिडेशन फेज के अंदर सारी चीजें अभी स्टक दिखाई दे रही है। आप किसी भी, चाहे बजाज फाइनेंस की बात कर लो, चोला फाइनेंस की बात कर लो, या फिर आप लाइक जो हाई ग्रोथ करने वाले दूसरी एनबीएफसी की बात कर लो, लाइक इंडिया सेंटर की बात कर लो, होम फर्स्ट फाइनेंस की बात कर लो, एचडीएफसी फाइनेंस की बात कर लो, लाइक आप और कौन से एनबीएफसी लाइक आ सकती है दिमाग में जिनका लाइक लोन बुक का ग्रोथ अच्छा खासा है 25-30-35% का, पुनावाला फिनकॉर्प की बात कर लो, राइट, जिनका लोन बुक का ग्रोथ 25-30-35-40% के आसपास में कंसिस्टेंटली चल रहा है। इन जो सारे एनबीएफसीज के हमने नाम लिए, जस्ट आपको इंडिकेटर समझाने के पर्सपेक्टिव से नाम लिए, अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझना, इन सब की बिजनेस ग्रोथ अच्छी चल रही है। बट ठीक है, स्टॉक मूवमेंट नहीं दे रहे हैं तो अभी नहीं दे रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है
कि जैसे वापस बुल मार्केट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट से दौड़ेंगे जिनका बिजनेस यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ हो रहा होगा। यार बियर मार्केट के दौरान कोई कंपनी नहीं बचती है, सब गिरते हैं, सारे स्टॉक्स गिरते हैं। मतलब मैं यदि डिफेंसिव सेक्टर को थोड़ा साइड कर दूं एफएमसीजी वाले पर्सपेक्टिव से, लेट्स से मतलब कोई भी एक फोल ले लो, चाहे 2008 का फोल ले लो, 2020 का फोल ले लो, कोविड वाला, कौन सी कंपनी बची थी? कोई कंपनी अछूती नहीं बची थी, सारे स्टॉक्स गिरे थे। भले ही किसी की बिजनेस ग्रोथ रेट से 30% क्यों नहीं आ रही, सारे स्टॉक्स गिरे थे। तो जब बियर मार्केट आता है तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, बट हाँ जब मार्केट सेंटिमेंट वापस बेटर होगा उस टाइम पे सबसे पहले वही कंपनीज दौड़ लगाएंगी जिनके धंधे में यहाँ पे अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कैप्री ग्लोबल वाले केस के अंदर यहाँ पे एक मैं आपको हाईलाइट कर दूं, आपका ये देखो ना, इनकी जो 20% लोन बुक है वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल सेगमेंट से बिलोंग करती है। ऑल्दो इनका लोन बुक के अंदर लगभग उनका जो एवरेज टिकट साइज होता है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का लगभग 16 टू 17 करोड़ के आसपास ही होता है, बट वो थोड़ा मार्केट में भी नेगेटिव ले सकता है, बिकॉज बियर मार्केट के दौरान एक स्मार्ट इन्वेस्टर को बहाना चाहिए होता है किसी स्टॉक को रिजेक्ट करने का। जो मैंने अभी आपको बताया ना, कैश फ्लो होम वर्जन वाली स्टोरी बताई थी B2B कंपनीज को लेके, तो बियर मार्केट के अंदर क्या होता है, किसी एक इन्वेस्टर को बहाना चाहिए होता है किसी एक कंपनी का स्टॉक को अपनी चेकलिस्ट में रिजेक्ट मारने का, कि यार ये चेकलिस्ट मैच नहीं हो रही है। जैसे कैप्री ग्लोबल वाले केस के अंदर वो कर सकता है कि यार इसमें तो लगभग इसकी टोटल लोन बुक के अंदर 20% पार्ट इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बिलोंग करता है, एवरेज टिकट साइज इनका लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास में है, तो हो सकता है उसको देख के वो यहाँ पर रिजेक्ट मार सकता है। रीजन बीइंग जैसे क्वार्टर 1 FY26 के अंदर उनका एक कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल अकाउंट इनका एनपी में कन्वर्ट हो गया था, लगभग 16 करोड़ का प्रॉफिट इनको, लाइक 16 करोड़ का जो प्रॉफिट आया था इनका दूसरा, उसको यहाँ पे एनपी में लाइक एसेट क्वालिटी में वाइप आउट करना पड़ गया था। मतलब यदि वो एनपी नहीं होता तो इनका प्रॉफिट लगभग 16-17 करोड़ ज्यादा आता, बट वो नहीं आ पाया इनका। तो एक अकाउंट भी यदि इनका एनपी में कन्वर्ट होता है तो लाइक वो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बन के जाता है। तो स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ लाइक आपके इन वाले केसेस को लेके, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला सेम चीज आपका जो पिरामिड फाइनेंस है उसके अंदर उनकी लोन बुक के अंदर लगभग 8 से 10% लोन बुक इनकी लगभग हाई टिकट लोन वाली है। लाइक कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के अंदर लगभग उनका जो यू कैन से एवरेज टिकट साइज है यू कैन से लगभग 70 या 60 करोड़ के आसपास में, एक बार आप चेक कर लेना इन्वेस्टर परसेंटेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बियर मार्केट के अंदर किसी एक स्मार्ट इन्वेस्टर को बहाना चाहिए होता है कि यार ये चेकलिस्ट मेरी कवर नहीं हो रही है, मैं इसलिए इसको शॉर्टलिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब ऑल्दो लाइक मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है अपने लोन बुक को अच्छे से ग्रोथ करने का इंटेक्ट है, लगभग 30 से 35% लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस को रीट्रीट किया हम लोग ने क्वार्टर 3 के कॉल के अंदर। लाइक जब मैनेजमेंट बुलिश है, मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है, सारा सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, बियर मार्केट के अंदर यार स्टॉक्स तो गिरेंगे। मतलब अरे आप ये देखो ना, मतलब जिन जिन कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ अच्छी थी उनके स्टॉक्स ज्यादा नहीं गिरे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कुछ कुछ दोस्त ऐसे हैं, मैं लास्ट लाइव सेशन के अंदर भी बताया था, मेरे एक दोस्त है लाइक वो जब मेरा कॉल अच्छे से डिस्कशन हो रहा था, ही टोल्ड मी यार मेरा पोर्टफोलियो लगभग 48% डाउन है, मैं अक्टूबर हाइस की बात कर रहा हूँ। तो आई वाज यार लाइक यार मतलब ये कैसे, मैं आई एम लाइक वन कॉल अवे फ्रॉम यू, मतलब ऐसा कैसे? बट आप देखो ना कि जिन हाई ग्रोथ कंपनीज की बात करी हमने, लाइक स्पेसिफिकली मैं लाइक मेरे पोर्टफोलियो में बता सकता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो अराउंड जो अभी 21,300 का जो लो लगाया है निफ्टी ने उस टाइम पे, सॉरी 22,300 का जो लो लगाया है उस दिन लगभग अराउंड 21.5% के आसपास में डाउन था, टॉप से बात कर रहा हूँ मैं। जबकि जो बाकी लोग हैं, मतलब स्पेसिफिक मेरे दोस्तों की वो, और दोस्त मेरे दोस्त को बोला है कि यार मैं तो तेरे से वन कॉल अवे हूँ, एक कॉल कर लेता, मतलब क्यों, मतलब पोर्टफोलियो में रिस्ट्रक्चर करना था तेरे को यार जब मार्केट पीक पे था, मतलब ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर कैपिटल लॉकेट करनी थी, क्यों नहीं करी? अब वो बेचारा स्ट्रेस में रहता है कि मेरा 48% डाउन हो गया, क्या करें क्या नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मीनिंग है धीरज जी, जब हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के अंदर आपका कैपिटल अलोकेटेड है तो बियर मार्केट में आपके स्टॉक्स कम गिरेंगे, जबकि जो बाकी के स्टॉक्स हैं जहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं है वो तो 40-50% पीट दिए जाएंगे टॉप से, कैपिटल लाइक 40-50%, 55% वाइप आउट हो जाएगा। और जब तक ग्रोथ नहीं आएगी वापस उन बिजनेसेस के अंदर, हमें नहीं पता उनके स्टॉक्स वापस अल्लाह के प्राइस पे कब आएंगे। मैंने तो कुछ कंपनीज की बात करी थी सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज के अंदर, सोला बाय नेट की बात करी थी, रिलैक्सो की बात करी थी, बाटा इंडिया की बात करी थी, अरे धंधे में ग्रोथ नहीं है, स्टॉक ऊपर से 50% डाउन है, 60% डाउन है, तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर ये सोच के खरीद लेता हूँ स्टॉक्स को कि ये स्टॉक अपने 52 हाई से लगभग 50% डाउन है, मैं इसको खरीद लेता हूँ, वापस जैसे ही अपने 52 हाई पे जाएगा तो मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। अरे पहले ये तो देखो ना उस कंपनी की बिजनेस में क्या ग्रोथ चल रही है, जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो वापस उसका पी एक्सपेंशन क्यों होगा? पी एक्सपेंशन उन्हीं कंपनी को मिलता है जिसके बिजनेस में ग्रोथ होती हो, और जब कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ टेपर डाउन हो जाती है, ग्रोथ आधी हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, तो वहां पे वैल्यूएशन डी रेटिंग होती है, जो आपके बाटा के साथ में हुई है, रिलैक्सो के साथ में हुई है, सोला बाय नेट के साथ में हुई है, क्रेडो ब्रांड्स के साथ में हुई है, गो फैशन के साथ में हुई है, वेदांत फैशन के साथ में हुई है, मिस्टर वेक्टर्स के साथ में हुई है, सफारी इंडस्ट्री के साथ में हुई है, ट्रेंड के साथ में हुई है, डी मार्ट के साथ में हुई है, कितने नाम बताऊं यार, मतलब जहां पे ग्रोथ गई
वैल्यूएशन डी-रेटिंग होगी। तो बहुत क्लियर है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फंडा बहुत क्लियर है। जिन कंपनीज के बिजनेस में अभी ग्रोथ चल रही है, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया देखा 20% है उससे ऊपर। ऑल्दो इसके अंदर भी लाइक आप देखोगे लाइक ट्रेंड की एक बिजनेस ग्रोथ 40% के आसपास में थी, स्टॉक को लगभग 150-200 का पी रेशियो मिलता था। अब जैसे ग्रोथ गिर गई तो उसका स्टॉक लगभग 45-50 60% लगभग 50-60% के आसपास डाउन है। सो अगेन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर उस